तो आज हम लोग 9 नवंबर का वीडियो आपके सामने शूट करने जा रहे हैं। क्योंकि सर बिल्कुल आज हमारा वीडियो है फिजिक्स का 6/45। दोस्तों 26 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया। आज 9 नवंबर को आपके पास वीडियो आएगा हमारा फिजिक्स और जूलॉजी का। कल 10 नवंबर को वीडियो आएगा केमिस्ट्री और बॉटनी का। उसके बाद आप जानते हो दोस्तों दीपावली की छुट्टियां आएंगी और अगला वीडियो आपके पास आएगा 18 नवंबर का। ध्यान है ना। तो मैं आपसे 2 निवेदन करना चाहता हूं। 26 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक जितने गुरुनीति वीडियो हमने आपको अपलोड किए हैं, आपको दीपावली की छुट्टियों में इन सारे वीडियो को देखना चाहिए। दीपावली की छुट्टियों में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप 11th के हैं या 12th के हैं या टारगेट के हैं, यदि टॉपिक आपके हो चुके तो आपको इन सारे वीडियोस को दोस्तों देख लेने चाहिए। ठीक है, बात ध्यान है ना। और आप वीडियो जो देखते हैं उस वीडियो में किसी प्रकार का सुझाव हो, कई बार कुछ बोलने में कुछ करेक्शन भी रह जाते हैं, तो भी दोस्तों आप लिख दिया करो। नो डाउट इस बहाने उन अपनी छोटी मोटी एरर को भी अपन खत्म कर सके। क्योंकि कई बार क्या है, बोलता आदमी कुछ है, लिखा कुछ जाता है, शूटिंग के बाद ही पता लगता है कुछ लिखा गया वो गलत था। जैसे 1-2 क्वेश्चन सुझाव आए हैं जिनकी बात भी आज हम आपके साथ करेंगे। शुरू करें। क्योंकि सर आप किशोर सर जानते हैं, मेरा हम दोनों का चेहरा आप जान ही गए। वैसे जूलॉजी हमारे सुनील सर और रितेंद्र सर आ रहे हैं, बॉटनी में बाबूलाल जो सर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में बुराराम सर और विकास कुमार सर आए। अब हमारे अन्य साथी दूसरे साथी आपके सामने आएंगे। केमिस्ट्री में अब आपकी फील्डिंग चेंज हो जाएगी दोस्तों दीपावली के बाद। दीपावली तक पहले नहीं, कल तो बुराराम जी और कुमार सर आएंगे। फिर आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों जो केमिस्ट्री में, वो टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जहां हमारी अगली टीम आपके साथ आएगी। और एक बात और सुन लो, आईटी के भी दोस्तों 19 नवंबर से वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आईटी में 100 वीडियो बनाए पर 150 का सोचा, फिर साइंस करने का लंबे हो जाएंगे। तो 33 फिजिक्स के हैं, 33 मैथ के हैं और 34 केमिस्ट्री के। 100 वीडियो है आईटी जेई पैटर्न के लेवल तक के, जो 19 नवंबर का फर्स्ट अपलोड उसका रहेगा। बाकी शाम को 6:30 फेसबुक लाइव मिलते ही हैं, ध्यान है ना। और जुड़े रहें, मस्त रहें। काम शुरू करते हैं। ओके डियर, आओ बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम आपको तीसरे वीडियो में 2 करेक्शन आगे थे जो हमारे बच्चों ने सुझाव दिए, पर उनको करते हैं बेटा जी। आप उन पे ऐसा पहला है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन था जिसको हमने पूरा सही बोला और लास्ट टिक गलत लग गया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट दूरी यदि S1 है, सेकंड दूरी S2 है, थर्ड दूरी S3 है, तो रेशियो होता है इसका 1:3:5। याद है ना। पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में, तो 1:3:5 होती है। अब यहां हमने क्या गलती कर दी थी कि पहले 10 सेकंड में S1 चली, तो पहले 20 सेकंड में चली दूरी हमने टिक लगा दिया था S2 = 3S1। वो 20 सेकंड में नहीं है, वो तो अगले 10 सेकंड की थी। ये कहता है कि पहले 20 सेकंड, तो 3S1 में आपको एक S1 और ऐड करना है, इसलिए इसका आंसर हो गया दोस्तों 4S1। अब इसको अब गलती भी नहीं कह सकते, लेकिन गलती तो है ना, टिक गलत लगा। तो याद रखना, पहले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में वो होता 1:3:5। बट ये बात को घुमा गया, पहले 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड का मतलब तो फिर 4S1 हो गया। आगे चले। इसके बाद दोस्तों एक ग्राफ का क्वेश्चन था। इसमें देखो स्पष्ट है, ये टाइम और एक्सीलरेशन है। कहते हैं कण है, इसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम का कर्व दिया हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हो कि यहां एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, त्वरण है। इसका मतलब वे कांस्टेंट नहीं है, वे क्या है, वेरिएबल है। और यहां आपके सामने क्या है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। और आप जानते हो दोस्तों वेलोसिटी और टाइम की स्लोप जो होती है वो क्या होती है, तो एक्सीलरेशन। तो यहां भी स्लोप है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई 2 बॉडी हैं जिनमें त्वरण है, एक्सीलरेशन है। दोस्तों पोजीशन और टाइम की स्लोप में क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहां तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां त्वरण क्या है, 0। फोर्थ में चलो, यहां दोस्तों आपके सामने 0। यहां दोस्तों इसका यह आंसर भी सही है, इसका यह आंसर भी सही है। कैसे, ये स्टार्ट कहीं से हो जाओ चाहिए दोस्तों। टाइम 0 पे कोई पोजीशन है, कोई यहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई वहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई वहां से स्टार्ट हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो उस दिन भी वो एक आंसर पता है कि हम लोग रह गए थे, बिल्कुल हम उसको ये कह सकते हैं कि वो जल्दीबाजी की मिस्टेक थी। तो इसका दोस्तों सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। मूल बात ये है कि यहां भी एक्सीलरेशन है, यहां भी एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन दोस्तों आप जानते हो पोजीशन और टाइम की स्लोप वेलोसिटी होती है, बट ये स्लोप बढ़ते हुए है, ये स्लोप भी बढ़ते हुए। याद करो, तो यही स्लोप ऐसे हो जाती तो ये क्या हो जाता किशोर, रिटार्डेशन हो जाता है, मंदन हो जाता। तो ये 2 डाउट थे जो आपको हमने क्लियर कर दी। अब आज के टॉपिक पे आते हैं फ्रिक्शन पे दोस्तों।
फ्रिक्शन का हमारा 6वां लेक्चर है। तो मैं अपील करना चाहता हूं, मैं बात नहीं कर रहा फिजिक्स की, जो भी मेरे साथी चारों वीडियो आपको दे रहे हैं दोस्तों, कहीं भी इस तरह से बोलने वाली मिस्टेक आपको लगे तो आप वहीं कमेंट करें यार, वहीं यूट्यूब पे ही, क्योंकि हम एक बंदा हमारी टीम का लगा हुआ होता है जो सारे कमेंट्स को पढ़ता है। और हम तो ये भी चाहेंगे दोस्तों, उस वीडियो में नो डाउट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था दे रही है, तो यज्ञ हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसमें आपकी तरफ से जितना अच्छा मिलेगा हमें अप्रिशिएशन, जितना अच्छा उसमें आपकी तरफ से हमें मिलेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हमारी टीम उसको उतना बेटर करती जाएगी। दोस्तों टीचर एक भावुक सा इंसान होता है, वो आप स्टूडेंट के रेस्पॉन्स के साथ ही अपने टीचिंग को और अच्छा करता है, उसको और खुशी मिलती है ना। बच्चन साहब कहते हैं ना कि कलाकार को दर्शकों की हुटिंग ही अच्छा कलाकार बनाती है। टीचर एक कलाकार ही होता है, कलाकार का मतलब एक आर्टिस्ट ही है वो, जो अपने सामने बैठे हजारों हजारों बच्चों का भविष्य बनाता है। ठीक है डियर, तो आप कमी लगे उसको भी लिखें और अपने पॉजिटिव कमेंट्स भी लिखें। नेगेटिव बात ही कैसे भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मत देखो भाई, पसंद नहीं है किसी को तो बात ही नहीं है, ये तो हम तो एक यज्ञ कर रहे हैं, आप आहुति डालें इसमें। आपको यज्ञ करना पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप अपना दूसरा काम करें। ओके डियर, सेल्स सीकर का यूट्यूब चैनल है, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ऐसे सेल्स सीकर का हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करना है, जहां मैं ऑलमोस्ट 6:30 बजे करीब लाइव आता हूं, सप्ताह में 2 से 3 दिन। डेली तो नहीं आ सकते क्योंकि अब सेशन 20 का एंड हो चुका है, 21 के बच्चे हैं, तो लाइव में रोज नई बात होती भी नहीं है। और 11 तारीख से 17 तारीख तक हमारी ऑनलाइन क्लासेज के वीडियो बंद रहेंगे। ये दीपावली छुट्टियां हैं। हाँ, आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे सीएलसी परिवार की तरफ से आपके घर में दीपावली बहुत समृद्धि लाए, बहुत सुख लाए, बहुत शांति लाए और विश्व से इस कोरोना महामारी को हटाए, इसी प्रार्थना के साथ दोस्तों हमारी बात शुरू करने जा रहे हैं। आ जाओ, आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन का एक काम पेज खाली करते हैं, पहले अपने किशोर तो फ्रिक्शन की बात कर लें। देखो दोस्तों, क्या है फ्रिक्शन, ध्यान चाहूंगा आपका क्लास का, कि जैसे सपोज कोई फर्श है, कोई क्यों भाई, इस फर्श पे ये कोई एक बॉडी रखी हुई है। आज किशोर से बच्चे कहते हैं, आपको कम बोल देता हूं मैं, आप भी कुछ भैया साथ में बोलते हैं, ये स्टूडेंट भी तो है ना, इसलिए वो थोड़ा सा है बॉस बोल रहे हैं। दोस्तों इस बॉडी पे नीचे की ओर हमेशा क्या लगेगा, mg, इसका कलर चेंज करते रहिए। ऊपर से क्या होगा, r, इसको अपन ये कह सकते हैं क्रिया, तो उसकी ये प्रतिक्रिया, या ये क्रिया, अब एक अपने भाषा में एक्शन रिएक्शन कह सकते हैं भाई, इसका ये रिएक्शन हो रहा। अब दोस्तों यदि मैं इस पे कोई पी फोर्स लगाऊं और यदि ये सरफेस रफ है तो इसका ये विरोध करेगी, जिसको अपन स्किप ऐसे कह सकते हैं। ध्यान देना, ये एफ हम एक फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। पी कौन है, फोर्स, खिंचाव बल, गति उत्पन्नकारी बल कह सकते हैं। अब देखो ये सब चीजें हैं, ध्यान चाहो क्लास का, एक बॉडी रखी हुई है, आपकी सरफेस स्मूथ हो तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फिर तो R = mg होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों एक बात देखो, एक छोटी बॉडी रखी हुई है, एक बड़ी बॉडी रखी हुई है, सरफेस मान लो एक जैसी है, फिर भी एक 5 किलो का वजन है, एक 50 किलो का वजन है, आपको ज्यादा ताकत कहां लगानी पड़ेगी, 50 किलो। अब दोस्तों यहां भी 50 किलो है और यहां भी 50 किलो है, बट एक चिकनी सरफेस है, एक रफ सरफेस है, तो बताओ ज्यादा ताकत कहां लगानी पड़ेगी, रफ सरफेस में। किसके खिलाफ है, फ्रिक्शन के खिलाफ। बस अब आप एक चीज देखें कि ये बॉडी है, इस पे पी फोर्स लगाते हैं, जैसे जैसे पी बढ़ेगा पहले एफ बढ़ेगा, ध्यान दो क्लास का, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एफ बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, या अपन ये कह सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। एक ही बात है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी, चलो लगाते 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 आपकी बॉडी मूव करना शुरू कर दे, या मूवमेंट करने वाली है, उसको बोलते हैं लिमिट क्रिटिकल बाउंड्री कंडीशन, या उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। वो फ्रिक्शन की बाउंड्री है, उसके बाद घर्षण विरोध तो किया लेकिन आपकी ताकत विरोध से ज्यादा थी और आप बॉडी को खींच के लेके आ गए, इसलिए नॉर्मली इसको अपन FL भी कहते हैं। ठीक है डियर, तो FL जो है वो क्या है, वो किसके बराबर होगी, वो लिमिटिंग, वो किसके इक्वल होगा, वो मैक्सिमम आपका पुलिंग फोर्स हो गया, पुलिंग फोर्स हो गया। ओके डियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F है। अब जरा मुझे बताना कि FL किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा नॉर्मल के। बस ये मूल चीज है दोस्तों, इस सारी बात करना चाहूंगा। FL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा दोस्तों, R, और R को जानता किसके इक्वल है, mg के, तो किसके इक्वल हो गया, mg के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटाएंगे तो दोस्तों FL = फॉर्मूला बन जाएगा μmg। बोलो हाँ या ना किशोर सर, समझो थोड़ा सा, कोशिश करो बात को। ये फ्रिक्शन का सिंपल कॉन्सेप्ट है।
एफ एल इक्वल टू म्यू एम जी। और म्यू को अपन यहाँ म्यू एस कहता ये स्टैटिक घर्षण है, ये स्थितिक घर्षण है, क्योंकि अभी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया। और मैं मेरी क्लास की सबसे सुंदर बात करने जा रहा हूं। माना या फ्रिक्शन नहीं होता, यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो दोस्तों P इक्वल टू क्या होता? ma। यस, P बोल दो, चाहे इसको आप कैपिटल F कह दो, केवल कैपिटल F क्या होता? ma। और ये F किसके बराबर है? म्यू mg के। तो दोस्तों इसको यदि मैं इसके इक्वल करूं तो मेरा बन गया म्यू mg, m से m काट दो, a रिप्लेस बाय म्यू g। ये सारा समझाने के बाद केवल एक बात बोलनी है, तुझे याद हुई रखनी है, किसी स्मूथ सरफेस पे जहां फ्रिक्शन नहीं है तो दोस्तों ए काम आता है, और फ्रिक्शन आ गया तो ए रिप्लेस बाय म्यू जी। बोलो सीधी सी बात, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जी काम आता है और जी के क्या जाएगा? म्यू जी। मेरी इस आज की क्लास में इससे सुंदर कोई बात नहीं आएगी, हाँ या ना? ए इक्वल टू म्यू जी। सुन ले, किसी सरफेस पे कोई बॉडी फोर्स लगा रहे हैं, F बराबर ma गति करती है, फ्रिक्शन लेस है, तो वहां a हो गया, या mg बोल दे की बात है। लेकिन जैसे फ्रिक्शन आ गया, बस तो कोशिश कर रहा हूं, तो आपको एक्चुअल में देखा जाए तो g रिप्लेस बाय म्यू जी हो जाएगा। मोटी बात ये है, एक शब्द नहीं काम ले रहा हूं मैं, g रिप्लेस बाय म्यू जी हो जाएगा। ओके डियर, मैं इसको मिटा के ऐसी एक चीज आपको और बता दूं, जैसे आप जानते हो कि कोई बॉडी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तो वहां ए जो है वो जी की तरह काम आता है। लेकिन याद करो, जैसे ही कोई बॉडी किसी थीटा इंक्लाइंड प्लेन पे दोस्तों मूव करती है तो याद करो रे, वहां ए क्या बन जाता है? ए इक्वल टू जी साइन थीटा। मक्खन खाना यार, वर्टिकल में बॉडी गिर रही है तो आप इसको ए इक्वल टू क्या कहेंगे? जी। मतलब ए मतलब तुरंत एक जी के रूप में काम आ रहा है। लेकिन जैसे प्लेन इंक्लाइंड हो गया, जो ए है वो जी साइन थीटा। कहने का मतलब है जी के स्थान पे क्या काम आएगा? जी साइन थीटा। और दोस्तों तीसरी चीज, इसी के एंगल को आप 90 कर रहे हो, बस वही बात होगी। और तीसरी चीज दोस्तों बहुत प्यारी, अब इसी प्रश्न में ये एक बॉडी है जो मूव कर रही है, और दोस्तों यहाँ फ्रिक्शन भी है। ध्यान दे क्लास, फ्रिक्शन नहीं था ओ मेरे बच्चे, फ्रिक्शन नहीं था तो क्या था? ए इक्वल टू जी साइन थीटा। बट फ्रिक्शन आ गया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। दोस्तों या तो था, एक तो फॉर्मूला था ए इक्वल टू जी, वर्टिकल कोई मोमेंट हो रहा है, प्लेन इंक्लाइंड प्लेन पे आ गई तो ए इक्वल टू क्या हो गया किशोर भाई? जी साइन थीटा। आप बाउंड तो कैमरे में आ जाओ। और यदि ये फ्रिक्शन आ गया तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस, अब सुन, ये माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी नीचे की ओर गति कर रही है या बॉडी ऊपर की ओर। वो तो आप जानते हो एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है। कहने का मतलब 3 रिप्लेसमेंट हो गए। बोलो हाँ या ना? अब इसमें एक रिप्लेसमेंट ये और ध्यान रखना अपने को कि म्यू यहाँ है कौन सा? 2 होते हैं, म्यू एस और म्यू के। बट यहाँ म्यू एस है, गति आरंभ हो चुकी है, म्यू के है। ये ध्यान देना, यहाँ आऊंगा, यहाँ फॉर्मूले 2 होते हैं, उस पॉइंट पर भी आता हूं मैं। एक म्यू एस होता है, एक म्यू के होता है। गति शुरू होने से पहले म्यू एस, अरे भाई एस मतलब स्टैटिक और के मतलब काइनेटिक है। एस मतलब स्थिर और के मतलब गतिशील। और एक बात लगा और सुन ले, म्यू एस जो है वो हमेशा म्यू के से ज्यादा होता है। एक और होता है म्यू आर, जो दोनों से कम होता है, रोटेशनल, वो सबसे कम होता है। इसलिए कहते हैं ना, टायर हमेशा गोलाकार क्यों होते हैं? घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन में आपको ताकत कम लगानी होती है। सबसे बड़ा म्यू एस है, उससे कम म्यू के है, और उससे भी कम क्या हो गया? म्यू आर। अब दिए तो वापस उस मेरे पॉइंट पे आऊं, तो आपने क्या कहा कि ये बॉडी है। एक बार फिर से पहले काम कर रहा हूं मैं, इस बॉडी का एम नीचे की ओर है, इसका आर ऊपर की ओर है, तो इसको मैं एफ कह दूं और इसको दोस्तों मैं एफ एल कह दूं। ये तो बात कहेंगे, तो एल मतलब लिमिटिंग। ध्यान दे, मैं बात करूं, मैं इस बॉडी को खींच रहा हूं, तो मैं इस बॉडी को खींचता जाऊंगा, फ्रिक्शन विरोध कर रहा है, एक स्थिति ऐसी आएगी मैं इसको खींच के ले जाऊंगा, तो खींच के ले जाऊंगा ना, वो कहलाता लिमिट, सीमांत घर्षण। उसके बाद म्यू एस रिप्लेस क्या हो गया? म्यू के हो गया। और दोस्तों आप खुद कह रहे हो कि एफ एल है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या आपका? आर है। और एफ एल फिर से बोलते हैं, आर क्या है? एम जी है। तो दोस्तों एफ एल का मान क्या आ गया? म्यू एस एम जी। अब ये गति करना शुरू कर देती है। तो एक बात ध्यान सुनना, यहां म्यू एस जो है
इसका मास से कोई संबंध नहीं है, फोर्स से कोई संबंध नहीं है। ये डिपेंड करता है इन दोनों की सरफेस की नेचर। एक बात तो सुनना है, सरफेस के एरिया पर नहीं, सरफेस की प्रकृति पर। दोनों पृष्ठ की प्रकृति क्या है, एरिया छोटा है या बड़ा, इसका कोई रोल है नहीं है। अब दोस्तों अपन इसके ग्राफ खींचें तो बहुत ही प्यारा सा ग्राफ बनता है। इधर क्या आएगा, लिखना था किशोर सर, ये हो गया आपका फ्रिक्शन, ये तो हो गया आपका फ्रिक्शन, ये तो हो गया एफ, ये पुलिंग फोर्स या जिसको अपन एफ कह रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। ओके, ये एफ हो गया ना, तो ये मैं तेरा ग्राफ खींच दूं, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे कम होगा और ये बराबर हो जाएगा। दोस्तों ये जो चीज बनी इसमें, दिस इज एफ के एल, एफ एल, सॉरी हाँ, एफ एल, और यहां तक है ओ, ये तेरा ए, ये तेरा बी, ये तेरा सी। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बॉडी रखी हुई है, उस पर अप्लाइड फोर्स है, ओ भाई इसको पी बोलते हैं, एफ बोल बात एक ही है। अप्लाइड फोर्स लगा दिया, इधर एफ आर फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं इसको, ओके डियर, स्मॉल एफ कहते हैं इसको। अब देखो जैसे जैसे एफ बढ़ाएगा फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते पीक पॉइंट पे जाएगा, उसके तुरंत बाद वस्तु चलना शुरू हो जाएगी, ये कुछ कम होगा, उसके बाद ये कांस्टेंट बना रहेगा। आज की क्लास की सुंदर चीज दोस्तों, दिस इज एफ के म्यू एस, म्यू के, दिस इज म्यू के। जब सुनो ऐसे बोल दो, ऐसे बोलते हैं, ओ ए का नाम म्यू एस है उस पथ पे जो है, और बीसी पर जो काम आ रहा हो म्यू के है। एक ही बात, फोर्स एक ही बात, म्यू से आ जाएगा, आप इसको फोर्स कह सकते हैं या आप इसको एफ के कह सकते हैं। कहना मतलब है ओ से ए स्थिर है, ए से बी वह पल है जहां से चलना शुरू किया, और बी से सी दोस्तों ये चलना। और आज की क्लास की सुंदर चीज ये है, ओ से ए जो फ्रिक्शन है, वो स्थितिक है, वो मास पे डिपेंड, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन बी से सी, बहुत बड़ा पॉइंट है, बी से सी है, उसका एफ से कोई संबंध नहीं है, अप्लाइड फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों ये मेरी निगाहों में म्यू एस के बारे में बात होगी, म्यू के बारे में बात होगी, और एफ एल के बारे में बात होगी। फ्रिक्शन के प्रकार, फ्रिक्शन 3 प्रकार का है, स्टैटिक है, लिमिटिंग स्टेटिंग है, काइनेटिक है। काइनेटिक 2 प्रकार का होता है, रेखीय गति और गुणन गति। ध्यान जाओ क्लास का मामला में, ठीक है डियर, यहां तक बात होगी। अब एक बार क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ते हैं। आओ भाई भगवान बेटा, पहला क्वेश्चन निकाल। देखो साफ कहता है, ए ब्लॉक इज लाइंग स्टैटिक ऑन द फ्लोर। देखो पूरी बात सुनो, एक फ्लोर है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। अधिकतम कितना लगा सकते हैं, 10। ए लड़के एफ एल का मान क्या है, 10 न्यूटन। अब वो कहता है द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो कहता है स्ट्रैप एक गुटका स्थिर है, गुटके का सापेक्षिक घर्षण बल अधिकतम 10 है, 8 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाएंगे 8 ही होगा, वैसे 8 बात है। देखो सुनो, इस 10 से नीचे आप जो भी लगाओगे वो रहेगा, और 10 के बाद चाहे कुछ भी लगाना, कौन रहेगा, वो रहेगा जो स्टैटिक फोर्स है। बोले पड़ेगी बात, 10 लगाओ जो कुछ लगाओ, आपने 8 लगाया ना तो 8 रहेगा, और 10 के बाद, अच्छा यहाँ ये बोलता मन लगाया 12, तो आंसर क्या होता, 10 ही होता। हाँ, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, हाँ, कि जैसे मान लो अपन ने इस पे बल लगाना शुरू किया, हाँ, 0 1 2 3 4 10, आपने 11 कर दिए सर। जैसे 11 करेंगे तो बॉडी ने मोशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मोशन शुरू करने के बाद में हम फोर्स को वापस करें डिक्रीज, सर वापस 11 से 15 आए, 8 कर दिया, 4 कर दिया, फिर कंडीशन गलत हो जाएगी। फिर आपका वो आईटी की बात मत करो, आईटी नहीं, काइनेटिक, ओनली काइनेटिक आएगा, ठीक है। थैंक यू, आगे चले। मैं फिर से कहता हूं, आईटी का फ्रिक्शन बहुत गंदा है, सॉरी गंदा क्या, बहुत टफ होता है। मेडिकल का फ्रिक्शन बहुत इजी होता है, आप मेडिकल की तैयारी करते हैं। आगे चलो, एक लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से दोस्तों नीचे की ओर कोई लिफ्ट आ रही है, और यदि इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है तो माय डियर g डैश इक्वल टू g माइनस g बराबर 0। ये बाहर इन हो गई, वेटलेस हो गई दोस्तों, वेटलेस होगी तो भैया कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, प्रतिक्रिया 0 जाएगी, रिएक्शन 0 आपका 0 जाएगा। बहुत बड़ा पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत अलग है। कोई लिफ्ट नीचे की ओर गिर रही है, किससे गिर रही है, g के बराबर त्वरण से, इट कॉल्ड वेटलेस, ये बाहर इन है, और बाहर होते भैया फोर्स फार सब करोगे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती नहीं। ओके डियर, आगे चलो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक समान मोटाई की एल लंबाई की रस्सी टेबल रखी हुई है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। इस रस्सी का अधिकतम लंबाई L1, जिसके टेबल से नीचे लटकाने पर भी रस्सी नीचे ना फिसले। आप एक काम करें, पेज खाली करें। देखो डियर, ये मेरा प्रिय प्रश्न है। ये एक टेबल है,
और दोस्तों ये मान लो कि कोई आपकी ऐसी एक रस्सी है, ये रस्सी आपकी है, ठीक है भैया। क्वेश्चन बढ़ा वापस एक बार, ये आपकी रस्सी है, अगला साफ कहता है रस्सी कुल लंबाई है एल, खाली करना बेटा, कुल लंबाई है, डायग्राम दोबारा बना दो आपके लिए मैं। देखो ये एक टेबल है, ये एक कलर चेंज करते हैं अपने इसका अपने दिए, ये एक रस्सी है, एक रस्सी मान लो ये है, इसका कुल द्रव्यमान मान लो कैपिटल एम है, इसकी लंबाई मान लो स्मॉल एल है, तो इसकी एम जो है वो क्या हो जाएगा, एम बाई एल, कैपिटल एम बाई एल। दिस इज इकाई लंबाई का यूनिट मास, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। अब क्वेश्चन आजा, इसका भाव समझ, फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। अब आजा बताऊं कहना क्या चाहता है, सुनो किशोर। ये दोस्तों आप ध्यान से चाहूंगा आपकी क्लास की बात, कि ये एक रस्सी है, इधर आने मेरे किशोर, ये मेरा पत्र क्वेश्चन है, ये रस्सी है, ये रस्सी अपन ऐसे देखो सरकाते नीचे लाएंगे तो एक सीन ऐसा आएगा कि रस्सी इसको नीचे को खींचना स्टार्ट, कॉमन सेंस की बात है, रस्सी पूरी ऊपर पड़ी हुई है, चैन मान लो। अब यदि इसको मैं लटकाना स्टार्ट करूंगा तो एक केस कैसा आएगा कि ये मास उसको नीचे खींच के लाना स्टार्ट कर लेगा, लेकिन अब फ्रिक्शन है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है, मुझे पहले दो। अब आप देखो नीचे पेपर लिखना बेटा, ये कहता है कि L1 लंबाई, वापस आया, वो कहता L1 लंबाई इधर है, तो ये कौन है, L माइनस L1। अब मैं सॉरी मेरी प्यारी, मैं मेरी घंटे पे आता हूं, L1 है, माना ये मास स्मॉल m1 है और ये मास आपका स्मॉल m2 है। डियर इधर क्या लग रहा है, m1g लग रहा है, बोल हाँ यार, तो ये m1g नीचे अगर खींच रहा है, ये मोमेंट कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इसका विरोध कर रहा है, तो भैया भूल मत, वो होगा म्यू m2g बस, याद आया, बिल्कुल सुन रुक ले भैया। एक टेबल पे रस्सी रख दी ऐसी, फ्रिक्शन बहुत ईजी है मेडिकल का, लटकाते एक ऐसा सीन आएगा, ये इसको खींचना स्टार्ट कर देगी, तो भार तो ना, तो वो सीन जिसके बाद ये लटकना, ये चलना शुरू हो जाए। तो आप देखो इधर कौन है, m1g, इधर मैंने पहले कहा ये हॉर्डन कंपोनेंट है, यहाँ फ्रिक्शन आ गया, तो कौन आएगा, म्यू mg। इन दोनों को बराबर कर दो, तो इनको बराबर करोगे, m1g इक्वल टू म्यू m2g, म्यू g से g कैंसिल आउट, तो दोस्तों म्यू इक्वल टू क्या है, m1 अपॉन m2। लट आ जाओ, अब m1 क्या है, आओ किशोर पुत्र, तो m1 क्या है, m1 क्या होगा, L1 गुणा स्मॉल m, L1 गुणा स्मॉल m क्या है, कैपिटल M बाई L1 अपॉन L, और M2 क्या है, M2 क्या है, L माइनस L1 मल्टीप्लाई स्मॉल m क्या है, वही कैपिटल M बाई L, ठीक है। एक बार कलर चेंज करके मैं इसको यहां सोल्व कर लूं, तो तेरे सामने म्यू क्या है, m1 क्या है, कैपिटल M, बोलो L1 अपॉन L, अब मल्टीप्लाई, ये L ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, L माइनस L1 मल्टीप्लाई M, L से L कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट है, तो म्यू का मान क्या आ गया, L1 अपॉन L माइनस, किसको निकालना बेटा, म्यू का मान आ गया L1 अपॉन L माइनस L1, ठीक है डियर, ओके डियर। ये क्या पूछता है कि L1, अच्छा अब आपको आंसर क्या चाहिए, वह रस्सी की अधिकतम लंबाई L1 चाहिए, वापस पेज खाली करे बेटा, तेरे को L1 चाहिए, तो ये मैं इसको मिटा दूं तेरे समझाने के लिए, मुझे L1 चाहिए ना, तो ये ले मैं L1 निकाल दूंगा, म्यू L माइनस म्यू L1 बराबर L1, तो व्हाट इज म्यू L, L1 प्लस म्यू L1 कॉमन ले लो, म्यू प्लस 1 प्लस म्यू, तो व्हाट इज L1, ये तेरा क्या आया, म्यू L यस L अपॉन 1, L1 अपॉन, ये बोल दो इसको, म्यू L अपॉन 1 प्लस म्यू, हो गया, क्वेश्चन निकाल, आंसर निकाल, तो क्या हो गया बेटा, म्यू L, ये रहा म्यू L बटे 1 प्लस म्यू, ये इसका आंसर हो गया। अब वापस एक बार क्वेश्चन में आना, इसमें सबसे पेज खाली कर, सबसे प्यारा पॉइंट ये है इसमें, म्यू बराबर दोस्तों सीधा आप m1 बाई m2 कर दिया करो, फंडा है। इस प्रकार के प्रश्न में म्यू लटता हुआ मास अपॉन टेबल का मास, बोलो दिक्कत है क्या, ये है क्वेश्चन दोस्तों। एक ही बात याद रख रहे हैं, जब स्मूथ सरफेस होती है तो जी काउंट होता है, रफ सरफेस होती है वो म्यू जी काउंट हो जाता है बस।
तो जो mg था वो म्यू mg के बराबर, म्यू mg बराबर mg कर दे, तो उसको m2 कह दे, इसको m1 कह दे, तो m2 म्यू mg बराबर m1g, और m1 m2 अपन इसकी मास की वैल्यू निकाल देंगे। मेरी दृष्टि में ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपका हो गया। आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। घर्षण द्वारा किया गया कार्य, सब कुछ हो सकता है भाई, ऑल ऑफ दिस। फ्रिक्शन के द्वारा कार्य, फ्रिक्शन आपका साथ भी देता है, फ्रिक्शन आपका विरोध भी करता है, फ्रिक्शन का आपकी गति को रोकता भी है। तो आप जानते हो दोस्तों, W इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। थीटा 0 हो गया तो पॉजिटिव हो गया, थीटा 90 हो गया तो 0 हो गया, और थीटा 180 हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। तो फ्रिक्शन सिंपल क्वेश्चन था, बात होगी। आगे चले बेटा जी, ये देखो, ये मेरा फिर क्वेश्चन आ गया। किसी नत तल पे एक बक्सा स्थिर है, 60 डिग्री पे झुका है, तो बक्सा फिसलना प्रारंभ कर देता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालो। पेज खाली कर भैया। दोस्तों किशोर बाबू, यहां एक शब्द है, कौन सा शब्द है? एक तो घर्षण गुणांक, विराम कोण। विराम। दो शब्द है, एक घर्षण गुणांक और एक विराम कोण, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक एंगल ऑफ रेस्ट। रिपोज कर दो, रेस्ट कर दो, अपनी भाषा में रिपोज, REP, रेस्ट कर देते हैं। बात शुरू करो, वापस क्वेश्चन पे आएगा। देख डियर, इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे एक बक्सा है जो 60 डिग्री पे झुका हुआ है, और बक्सा फिसलना प्रारंभ भी करता है, तो स्टैटिक कोएफिशिएंट का पेज खाली कर। देखो बात समझो, ऐसे मत, ऐसे देखो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये बुक है, इस पे पेन रखा हुआ है। ध्यान सुनना, मैं इस किताब को ऐसे झुकाना स्टार्ट करता हूं, देखो ध्यान से सुनो। ये पेन रखो बेटा, और इसको पेन गिरना नहीं चाहिए, नुकसान था इसका। दोस्तों मैं जैसे झुकाना स्टार्ट करता हूं, ये पेन गिरना शुरू हो जाएगा। तो वह एंगल जिसके बाद ये आपका बॉडी, ये आपकी वस्तु दोस्तों वहां से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि सर यस आजा। तो भैया देख, माना ये एंगल थीटा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा FBD बना भैया, ये FBD बनाई, ये बॉडी है, ये समझने के लिए ये ले, ये लाइन कौन है, mg, ओ याद कर रहे हैं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा किशोर भाई, थीटा। ये तेरे सामने कौन होता है, r, ठीक है डियर। ये तेरा mg, तो इधर क्या बना, mg cos थीटा, इधर क्या बना, mg sin थीटा। अब यहां फ्रिक्शन आ गया रे, तो कौन आ गया, स्मॉल f। यस, यदि ये स्मूथ चिकनी होती तो स्मॉल f है, नहीं आता, 0 और है ना। यदि ये स्मूथ चिकनी होती तो फ्रिक्शन है, नहीं आता। लेकिन अब तू खुद जानता है व्हाट इज स्मॉल f, दिस इज म्यू r। वो सुना है, f किसके बराबर होता है, म्यू r। अब तेरे सामने इसको f बोल चाहे FL बोल, एक ही बात है, स्मॉल f बोल दे चाहे FL बोल दे, इक्वल टू म्यू r। r किसके बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। तो माय पुत्र यहां f किसके बराबर आ गया, म्यू mg cos थीटा। बोलो किशोर सर कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब एक तो बैलेंस ये हो गया, दूसरा तेरे सामने है, f किसके बराबर है, mg sin थीटा। स्पष्ट है, क्यों, जब तक ये बैलेंस है तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे ही बड़ा हो जाएगा mg sin थीटा, बॉडी मूव कर देगी। तो हम तो किसकी बात कर रहे हैं, उस क्रिटिकल स्टेज की बात कर रहे हैं, इसके बाद बॉडी मूव करना शुरू करे। तो एक f क्या आ गया, बोलो किशोर सर, mg sin थीटा। आप जानते हो जब किसी चीज इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट इक्वल होता है तो राइट पार्ट इक्वल कर दो, तो दिस इज म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। mg काट दो, ये तेरे सामने म्यू इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बोल किशोर, बोल पुत्र, बोल यार, टेन थीटा। बच्चे कहेंगे सर आप किशोर को बोलने दे रहे हो। तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ओ पुत्र, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रेस्ट। अब क्वेश्चन में आ जा, कितना है, 60। तो म्यू इक्वल टू टेन 60, टेन 60 क्या होता है, √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। बोलाया मुझे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रेस्ट। इसके बाद जैसे आप तल को और झुकाओगे, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। ऐसे ही डियर, इसमें एक शब्द और है जिसकी बात भी हम करना चाहेंगे, वो कौन है आपका, घर्षण कोण। चलो घर्षण कोण की बात करें, समझाए किशोर पुत्र? आ जाओ, पेज खाली करें बेटा। तो घर्षण कोण क्या है वो समझाए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों एक ही रहे। हेलो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन
समतल सतह के लिए है और एंगल ऑफ रेस्ट रेस्ट वो इंक्लाइन प्लेन के लिए। छोटी छोटी चीजें काम किया। आ जा देख, ध्यान दे क्लास, ये बॉडी रखी हुई है, मेरी बात नहीं पड़ी तेरे? बॉडी पे mg किधर है? नीचे की ओर, r किधर है? ऊपर की तरफ। यदि फ्रिक्शन नहीं होता, और लड़के यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पे अपन कोई फोर्स लगाएंगे F है और वो चला देगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इस पे फ्रिक्शन की बात करोगे, एक बात सुनो ना, फ्रिक्शन की खास बात होती है वो हमेशा इस लाइन से बताया जाता है, सुंदरता है देखा जाए तो, क्यों फ्रिक्शन कहा लगता हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस ये होता है, दिखा कहीं तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपकी व्यवस्था बनी। अब तू खुद देख, 50 किलो की एक बॉडी है, उसको चिकने सरफेस पे तू चलाना चाहे तो तेरे को 50 किलो की बॉडी पे काम करना पड़ेगा। 40 किलो की है तो 40 पे काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां बॉडी तो 50 किलो की है ही है और फ्रिक्शन और आ गया, तो दोस्तों इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहां पर मेरे यार ये हो जाता है, इसको ऊपर कैपिटल एस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरे चिकने सतह पे केवल और केवल तेरे को मास को हिलाने में काम करना है। हल्का मास है या बड़ा मास है, लेकिन चिकनी सरफेस रफ हो गई तो भैया फ्रिक्शन के साथ भी काम करना होगा। तो दोस्तों ये जो एंगल बना रिजल्टेंट अल्फा, इसका नाम क्या है भैया? इसको दोस्तों एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यस, बस मुद्दे की बात ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उत्तर लिख दूं तेरे लिए, तो दिस इज टेन अल्फा। तो व्हाट इज टेन अल्फा? आजा, ये अल्फा है तो वो क्या होता है? लंब अपॉन आधार। लंब कौन है? F। यस, लंब कौन है? F। आधार कौन है? R। और हम सब जानते हैं F अपॉन R क्या होता है? म्यू। तो दोस्तों दिस इज म्यू इक्वल टू 10 अल्फा। और इस S की वैल्यू मुझसे अगर पूछे रिजल्टेंट तो वो क्या आएगी रे? तू जानता R स्क्वायर प्लस है F स्क्वायर, तू खुद जानता है। बोलो किशोर, R इक्वल टू क्या है? mg। F क्या है? म्यू mg। तो मेरे डियर इसकी एक ये वैल्यू आ सकती है mg का स्क्वायर प्लस म्यू mg का स्क्वायर। एक काम कर, इसमें से तो mg बाहर निकाल ले तो ये क्या बच गया तेरा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बातें वही घुमा रहा हूं मैं यार। देखो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आप मोमेंट कर रहे हैं तो इसका नाम होगा घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और दोस्तों इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाते हो उसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रेस्ट। उसको भी टेन अल्फा, उसको अपन थीटा कह दिया, इसको अपन अल्फा कह दिया, लेकिन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू। दोस्तों म्यू भी कौन सा भैया? म्यू एस ना, म्यू कौन सा? म्यू एस। ये सारी गति से पहले की बात है। गति शुरू होने के बाद तो म्यू क्या आ जाता है? जो थोड़ा सा म्यू एस से कम होता है। बोलो है ना? बिल्कुल। आजा, अब तेरा क्वेश्चन क्या कहता है? तो पीछा ना वापस बेटा, ये तेरा क्वेश्चन हो गया, पूरा हो गया। आगे चलो भाई। अब अगला क्वेश्चन आ गया कार वाला। बात नहीं पड़ रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ढंग से बात करें तो भैया एक बात ध्यान सुनो। किसी सड़क पे नॉर्मली आप बाइक चलाते हो तो मोड़ पे आप आराम से बाइक को मोड़ देते हो, लेकिन जैसे बारिश हो जाती है आपको उसी मोड़ पे मुड़ने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है ना, और ना बरते हो सावधानी तो आप स्लिप होकर गिर जाते हो। तो क्यों? कि दोस्तों बारिश के दिनों में सड़क चिकनी गीली होने से घर्षण गुणा कम हो गया। और घर्षण एक बताओ परिभाषा क्या है? घर्षण एक फायदेमंद हानि है, वो आवश्यक बुराई। यस, फायदेमंद हानि है एक शब्द आप थैंक यू। आवश्यक बुराई है, यानी बिना घर्षण आप चल नहीं सकते, और चलने में जो कार्य करना होता है वो भी घर्षण के खिलाफ है। कैसे? जैसे आप जमीन में चलते हो तो आप थक जाते हो कि जमीन के साथ आपको घर्षण लगाना होता है। फिर सड़क पे चलते हो थोड़ा कम आता है, लेकिन कांच पे मैं तेल डाल दूं, कांच का फर्श है और तेल डाल दूं, आपको चलने में जोर तो नहीं आएगा, बट चल भी नहीं, गिर जा सकते हो, लेट सकते हो, यूं वो कहते ना स्किड हो सकते हो, फिसल सकते हो, लेकिन चल नहीं सकते। दोस्तों तो इस प्रश्न को उसी तरह से बात करते हैं। तो पेज खाली करो। हकीकत दोस्तों क्या है कि माना कि, देखो ध्यान देना, माना कि कोई एक साइकिल है ऐसे, ठीक है डियर, ये एक साइकिल है और इस साइकिल जब ये मुड़ जाती है ऐसे मुड़ जाती है ना, तो दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कितना
वही क्वेश्चन है, साइकिल सवार कितना झुके सुरक्षित निकल जाए। तो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं एक बात जानता हूं किशोर यार, मुझे mv²/r चाहिए। ये देने वाला कौन है? म्यू एम जी। मुझे इतना ही पता है कि मेरा म्यू एम जी है वो mv²/r या mr ओमेगा² से बड़ा होना चाहिए। ये कैसे आता है इसकी बात 2 बार कर चुका हूं आपसे। मैं बार बार क्या कहते हो, टीचर आप किसी कोचिंग पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं आपको वहां। सुनो भाई, आपको सर्कुलर पथ पे मुड़ना है तो आपको mv²r चाहिए या mr ओमेगा, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में v दिया है या ओमेगा दिया है। और वो देने वाला कौन है? म्यू एम जी। बैंक कौन है? म्यू एम जी। तो देने वाला लेने वाले से तो बड़ा ही होगा, तो म्यू एम जी इक्वल टू, हाँ बराबर हो सकता है। मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं आपको 100 रुपए दे सकता हूं, आपको 101 रुपए चाहिए तो मैं नहीं दे सकता। तो मुड़ने के लिए जो आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए वो कौन? म्यू एम जी। म्यू एम जी कहां से मिला? टायर और सड़क के बीच के घर्षण से। कहां मिला? फ्रिक्शन से मिला। ओके, एम से कैंसिल आउट करो दोस्तों, ये आपका म्यू जी ग्रेटर देन v²/r इक्वल टू, तो एक बार इसको इक्वल टू करके देख लो तो आपके सामने दोस्तों v² इक्वल टू क्या है? इक्वल टू ग्रेटर देन म्यू आर जी। तो दोस्तों आप कह सकते हैं v इक्वल टू या ग्रेटर देन म्यू आर जी का रूट। बोलो हाँ या ना? मेरे हिसाब से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना? लेस देन सॉरी, हाँ लेस देन, अब ये गलती होती है, ये फिर बच्चे वो, हाँ इस तरह गलतियां आप थोड़ा सा खुद भी कर दिया करो बेटा। ओके डियर, मैं एक बार इसको मिटा के आपसे फिर कर दूं कि मुझे mv²/r चाहिए, जो मुझे किससे मिलेगा? म्यू एम जी से मेरा बड़ा होना चाहिए। एम कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे सामने मेरा v² है वो लेस देन म्यू जी आर होगा। मेरा v जो है इक्वल टू लेस देन कर दो रूट म्यू जी आर है, ओमेगा है तो ओमेगा आगे करना पड़ता है। ओके, अब आप क्वेश्चन में आ जाओ भैया। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो वो कहता है रोकने, अब ये अलग क्वेश्चन था, वो कहता है ये भैया अलग क्वेश्चन, दिमाग दूसरी बात आ गई थी। एक कार सीधी सड़क पे v0 वेग से चल रही है, टायर व सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू है, तो कार को रोकने, सॉरी मैं पहले आपको बताया सब ये थोड़ा सा हमारा उत्साह रहता है, बड़ा उत्साह रहता है और हम रीटेक नहीं करते। इस कैमरे में हमारी खास बात, हमने कभी रीटेक नहीं करेंगे, जो है एक बार बोलना, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई सीधी बात करो, आओ। ये दोस्तों कार है, ये बन गई कार v0 वेग से चल रही है और टायर व सड़क के बीच, देखो दोस्तों कार को 2 चीज रोकेंगे, तो ब्रेक या फ्रिक्शन। यहां ब्रेक नहीं रोक रहा है, कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है। दोस्तों सपोज करो कार को ब्रेक रोके या फ्रिक्शन रोके, समय तो अगला कहता है एक जैसा रहेगा ना, समय तो आपको सेम लगाना पड़ेगा। इस तरह से बात करेंगे तो म्यू क्या इसका? कोफिशिएंट है। तो भैया एक बात सुन, पेज खाली करना बेटा, मैं एक ही बात जानता हूं, v² = u² - 2as। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि फ्रिक्शन बंधन है, बंधन होगा। v क्या हो गया? 0। u², क्वेश्चन में आना, u² क्या है? वापस आ जा, ये तेरा कौन हो गया? v0²। और मैंने कहा जहां a है वहां अपना भी क्या आएगा? म्यू जी। मास्टर साहब मेरे पास है, जब आप, अब ये कैसे आया? ये हमारी मेहनत है कई सालों की यार, जो तेरे से दिखाने है भाई, ये हमारी मेहनत है कई सालों की, जो तेरे याद रखने की। ये भी मैंने बहुत सिखाया था, सिखाया ना, फिर भी याद रखना भाई, फिर आप फिर ये इतना याद नहीं है तो फिर पढ़ाया याद रहेगा। तो दोस्तों ये आपके सामने आ गया v0² = 2 म्यू जी एस। आपको एस पूछता क्या हो? तो एस इक्वल टू v0² / 2 म्यू जी। निकाला क्वेश्चन बेटा, v0² / 2 म्यू जी आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक बात बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ऐसे प्रश्नों में जहां जहां ए आता है वहां म्यू जी का, तो बस सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन बाजा बच्चे, आगे देख, ये फिर वही, फिर सेम कहानी आ गई। एक गुटका बी, ये ब्लॉक है, प्रारंभिक वेग v से क्षणिक रूप से धक्का दिया, बी तथा सतह के बीच एक सर्पिल घर्षण गुणांक म्यू है, तो गुटके बी को विराम अवस्था प्राप्त करने लगा समय क्या? सुनो 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 सुनो, v इक्वल टू u माइनस 80, v इक्वल टू 0, u इक्वल टू v, दिस इज ए म्यू जी। ये तेरा t, तो बोल क्या चाहिए रे? t इक्वल टू क्या आ गया? v बटे म्यू जी, v बटे म्यू जी। बता क्या ये प्रैक्टिस हो रही है तेरी? बता। हाँ किशोर भाई बोलो। v इक्वल टू u माइनस 80, a रिप्लेस बाई म्यू जी। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो a होता है, सीधी सी बात है। आगे चलो, आगे चल, 8 में आ जा, फिर वही कहानी आ गई। एक वस्तु
खुरदरे क्षैतिज तल, खुद मतलब फ्रिक्शन आ गया, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से मूवमेंट करती है, 9 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है, तो सर्पी घर्षण गुणांक का मान क्या, सर्पी मतलब लीनियर स्लाइडिंग हुई है दोस्तों। अगला साफ कहता है 9 मीटर पे बाद जाके रुक गई, ओके, क्षैतिज है, यस, वे क्या है 6 है, 6, आपको क्या चाहिए म्यू चाहिए, तो मैं एक बार मेरे हिसाब से कर दूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, बोलो बोलो किशोर सर, v क्या है 0, 0, u स्क्वायर क्या है 6, 36 माइनस 2, a क्या है म्यू जी, g बोले तो 10, s बोले तो 9, ये तो हो गया मेरे भाई। तो तेरे सामने इसको म्यू निकालना है, तो म्यू इक्वल टू इधर क्या है 36, ये तेरा क्या है 180, यस, आप 6 का भाग दो, 6 6 36, 1/5, म्यू इक्वल टू 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, ये आंसर क्या आ गया भैया 0.2। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को भाई, अरे दिक्कत हो रही है तो बोलो, नहीं तो भैया इतना स्मूथ और सिस्टमेटिक, भगवान का बेटा कर गया हो, तो स्मूथ और सिस्टमेटिक आपके सामने ये वर्क हो रहा है। तो पहले 8 क्वेश्चन आपके सामने हो गए, और डियर मेरे हिसाब से ये बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन है जो आपके लिए हम लोग करने जा रहे हैं। अब एक बार रुको, आप यहां तक रुक के यदि नहीं समझ आया हो तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, आगे मत पढ़ो, मतलब एक क्वेश्चन देख लिया फिर पॉज कर लो, फिर आगे बढ़ो, फिर पॉज कर लो, ये तो फायदा है। मैं तो भैया ऑनलाइन को बेटर मान रहा हूं ऑफलाइन से, आप पॉज करके ये पढ़ने की मानसिकता है तो, कुछ करने की मानसिकता है तो सीएलसी टीम ने कहा कि 180 वीडियो देंगे तो देंगे ना यार, ये माना कि हमारी से मार्केटिंग हो रही है, बट काम तो करना पड़ रहा है भाई, तेरे लिए फायदा हो रहा है ना, वो तो अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग को किसी को आप गर्दन काट के भी दे दो ना, तो इतने एहसास खामोश होते हैं, वो कहते गर्दन तो काट दी यार, पर थोड़ी टेढ़ी काट दी रहे, अगले ने गर्दन काट के दी, बचा क्या अगले के पास यार। जो स्टूडेंट 2021 के लिए इस गुरु नीति को फॉलो कर गया, ये अहंकार नहीं है साहब, मेहनत का विश्वास है कि आराम से आप 650 नंबर ला सकते हो, बाकी आगे आपका आईक्यू भी है। 150 नंबर फिजिक्स में लाने की मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी नहीं है, शर्त ही है कि एक कम से कम 10 बार इन वीडियो को पूरी साल देखोगे। एक वीडियो मेरा एवरेज 1.5 घंटे का होता है, 50 वीडियो मान लो दोस्तों, 75 घंटे का वीडियो सारे हुए, 10 बार गुणा कर ले 750, 1000 घंटे तो इन वीडियो दे दे, मेरी गारंटी है तू कहीं मात नहीं खा सकता। साथ में टेस्ट और करे तो 7 टेस्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो मेरी पूरी टीम बहुत बड़ा काम कर रही है, परफेक्टली काम कर रहे हैं लोग। आगे चले किशोर सर, आ जाओ। ये आ गया मोड़ वाला, मैं तो जोश में पहले बता गया उसको, जो क्या कहता है, एक चिकनी सड़क में मोड़ के चाल ये है, फ्रिक्शन ये है, बिना पिछले मुड़ने के लिए न्यूनतम वक्रता, मुझे नहीं पता न्यूनतम वक्रता कितनी चाहिए, मेरा तो एक फॉर्मूला है, म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल आउट। अब इक्वल टू कर दो इसको, मिनिमम चाहिए ना, इक्वल टू ये म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। लड़के क्या पूछा अगला, आर पूछा क्या, आजा बेटा, आर इक्वल टू क्या हो गया रे, यू स्क्वायर अपॉन म्यू जी। वी बोलो किशोर पुत्र 10, 10 मल्टीप्लाई 10, म्यू की वैल्यू क्या है 0.5, जी की वैल्यू क्या है 10, ये कैंसिल आउट, ये तेरा 100 हो गया, तो क्या आ गया 20 मीटर, आंसर आ गया 20 मीटर। बताओ कहां दिक्कत है, ये सारे क्वेश्चन वही है, एक साइकिल सवार जा रहा है वो कितना मुड़े, और ये इसलिए से बात है। क्लियर, ध्यान चाहूं क्लास का मैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो सुनो एक मिनट, किसी सुरक्षित मोड पे सुरक्षित मुड़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप बड़ा वो बनाओ, कट बड़ा मारो, या अपने आप को झुकाओ। कई बार ये भी आप कितना झुकाएं, तो इसका भी फॉर्मूला फिक्सर है, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rc। गांठ मान लो इसको, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rc। या तो आप अपने आप को झुका लो, होता ना कई बार वो ना वो बाइक की रेस होती है, झुकाते बाइक वाले, तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई rc। देखो सुरक्षित निकल 3 साधन है, या तो झुकाओ, या वेट कम करो, या आर को बढ़ाओ, सीधी सी बात। या सड़क को उठाओ, सड़क को, हाँ, या सड़क को उठाओ, सड़क को से उठा दो, या सड़क की बात करें पेज खाली करना, सड़क उठाओ की बात भी करें तो दोस्तों ऐसे होता है, माना सड़क को उठाया अपन ने b, और सड़क की चौड़ाई है दोस्तों माना कि h, तो यहां भी फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इक्वल टू h बाई b अपॉन h, b अपॉन h, tan थीटा इक्वल टू b अपॉन h। इस माना सड़क को b उठाया, h चौड़ाई है, तो tan थीटा इक्वल टू, इसलिए आप देखो ना हाईवे के ऊपर सड़कें उठी होती हैं ताकि गाड़ियों की स्पीड धीरे
ना करनी पड़े। ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के हैं पर फंडा किसका हमारा फ्रिक्शन का, इसलिए हमने फ्रिक्शन के साथ इसको डिस्कस और पूरा कर दिया बातों में। सही है, देखा जाए तो कंप्लीट हो गया है। साइकिल तो मुड़ सकती है, मुड़ सकती है, फोर व्हीलर कैसे मुड़ेगा ऑप्शन ये दिखा दें। आगे चलो भैया, फिर वही बात आ गई किशोर पुत्र, 50 मीटर त्रिज्या के बोर्ड पे कार की अधिकतम चाल क्या हो कि टायर व सड़क के बीच फ्रिक्शन क्या हो 0.4 हो। तो भैया फिर वही कहानी आज अपने वही कहेंगे v² बराबर वही कहानी म्यू mg बराबर वही तेरा mu²/r, m से m कैंसिल आउट, तो तेरा वही दोस्तों v² इक्वल टू क्या करेंगे फिर देखिए म्यू rg का रूट rg, रूट बात की बात है। क्या पूछता अगले ने, अधिकतम चाल पूछिए क्या, तो दोस्तों म्यू rg कर दो, तो म्यू बोले तो 0.4, r बोले तो 50 मीटर, g बोले तो 10। ओके डियर, तो तेरे सामने क्या हो गया भैया, ये पॉइंट इस 10 से कट गया, ये तेरा रूट 200 आ गया। और दोस्तों 200 का रूट क्या होगा, 10 रूट अपन जानते हैं 10 रूट 2, ये लो ऐसी बात सिंपल बात है, 10 रूट 2, रूट 2 का मान क्या होता है 1.41, तो लगभग इसकी वैल्यू 14 के आसपास आ गई, याद आ रहा है। रूट 3 की वैल्यू 1.713 होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू याद कर ले, क्योंकि रूट 3/2 आएगा या 1/√3 आएगा, ये काम आते रहते चीजें। इसमें बस एक डाटा जो है ना, हाँ काम का डाटा बच्चों को बता दो, बहुत ज्यादा काम का है बच्चों को, ये तो आना चाहिए रूट 2 रूट 3 इसके साथ 1/√2 और 1/√3 ये चार संख्या बहुत जरूरी है, और ये बच्चे को आना चाहिए। जैसे इसका वैल्यू सबको याद है 1.414 है, ये आपका 1.14, ये मुझे याद आ रहा 0.707। अरे ये मतलब कहाँ काम आएगा, ये तो एसी में काम आएगा ना, अपन आरएमएस निकालेंगे। और ये जहां पे मुझे ज्यादा 0.8 कुछ होता है, नहीं इसमें देखो 0.8 ये नहीं होना चाहिए। जैसे ये 77 आ गया ना, हाँ इसको अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं, मान लो बच्चा भूल गया बताओ, तो इसको ट्रिक से अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे ये 77 है, इनको आप अलग ले लो, और मोस्टली रूट 2 का 3 का कॉमन आता है, ठीक है, 3 और 2 5, ये आपका 0.577 आप पॉइंट आएगा 0.577, और अप्रोक्सीमेट लेना चाहो आप, ठीक है, तो ये 0.6 के करीब इसका आंसर है। और ये बहुत ज्यादा प्रश्नों में काम आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत थैंक यू। देखो ये तो दोस्तों वास्तव बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जब हम एसी पढ़ाएंगे तो वहां आरएमएस की वैल्यू निकालेंगे, वीआरएमएस निकालेंगे, तो रूट 2 आता है, रूट 2 पर जाएगा 0.70, जब कभी भी हो जाता है 33 कहीं आ गया, इन्वॉल्व हो गया, सही है, वहां 1/√3 आएगा। और वहां कैलकुलेशन में भी नीट खेल किसका है, सही कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन का कम टाइम में जिसने बंदे ने कर लिया वो जीत गया। समझ रहे हो बात? यस, आगे चले, आ जाओ भाई। When a body is moving on a surface, the force of friction is called. जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पे गति कर रही है तो स्थितिक ना सीमांत ना लोटनी ना केवल क्या कहलाएगी, गतिक। लुढ़कती हुई चले तो क्या कहलाएंगे, लोटनी। ओके डियर, आगे चले। एक ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है, रिकॉर्ड पे एक सिक्का केंद्र से आर पे रखा हुआ है, स्थिति घर्षण गुणांक म्यू है। देखो दोस्तों ध्यान चाहो, वो वही क्वेश्चन है, ये एक आपका पूरा स्टेज है, इस पे कोई बॉडी रखी हुई है, वही बात है, इस पे भार को क्या लगा गए, सूडो फोर्स, वो कितना है mr ओमेगा स्क्वायर, वो इसको खिसकाएगा, बट वो किसके बराबर करना पड़ेगा आपको, म्यू mg, तो म्यू mg से बड़ा होना चाहिए। देखिए यदि म्यू mg बड़ा नहीं तो इसको भार कर देगा, तो वही कहानी दोस्तों आपकी, म्यू mg इक्वल टू ग्रेटर देन mr ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दे क्लास भी घूम रहा है ऐसे, तो भार को धक्का मारेगा, बट वो बहुत जाए नहीं, उसके साथ ही घूमे, तो म्यू mg फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगा, रोकना बड़ा होना चाहिए, तो उसको फिर वही बात m से m कैंसिल आउट। क्या पूछा गया, r पूछा कैसे, तो तेरे सामने r पूछा है, तो r वही इक्वल टू लेस देन म्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये लोग ना म्यू g ओमेगा स्क्वायर पूरा, ये नहीं तो r बड़ा है, यहाँ आंसर क्या होगा इसका, फोर्स होगा भाई, जानना है भैया, ये गलत मत करना कहीं, ये तो r बड़ा है वो r छोटा है, ये जानना, साइन उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है। फ्रिक्शन कोई टॉपिक नहीं है, एक पार्ट है फिजिक्स का, लेकिन फिर भी हमने इस पे पूरा टॉपिक दिया इसको हमने, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे चले भैया, फिर आ जाओ भैया, 19.6 न्यूटन का बल किसी 10 ग्राम के पिंड पे लगा दिया, तब वो ठीक गति, और सुनो जस्ट मूवमेंट करना शुरू करता है, ठीक है। अब यदि इस पिंड पे 5 किलोग्राम का द्रव्यमान रख दिया जाए, तो सतह के समानांतर संयुक्त वस्तु को ठीक गति कराने के लिए आरोपित बल का मान क्या होगा, तो भाई अभी हमने बताया कि Fl इक्वल टू क्या है, म्यू mg।
ओके डियर, Yes. तो सबसे पहले अपन इससे म्यू एस निकालेंगे। ठीक बात। क्यों? अगला साहब कहता है 19.6 न्यूटन का फोर्स है, वो 10 किलोग्राम को ठीक मोमेंट करा देता है। ठीक मोमेंट करा देने का मतलब वो उसका म्यू एस हो गया, वो लिमिट हो गया बस। तो एफएल कितना तेरा 19.6, 19.6। म्यू एस तुझे पता नहीं है, एम कितना भैया 10, जी कितना है 9.8, था ना यार। देखो दोस्तों यहाँ 19.6 लिया है तो जी का मान 9.8 लेना ना भैया, ताकि इससे कट जाएगा। और दोस्तों म्यू एस का मान 2/10 आएगा, 2/10 आएगा, तो म्यू एस का मान क्या आ गया 0.2। और तुम जानते हो मोमेंट होने के बाद म्यू एस चेंज होता नहीं है। अब आपने इस पे 5 किलोग्राम का मास रख दिया, 5 किलोग्राम का स्पिन पे 5 किलोग्राम मास और रख दिया, तो सतह को समानांतर संयुक्त वस्तु को ठीक गति कराने के लिए, तो ठीक गति कराने के लिए फिर आपका म्यू एस तो वही रहेगा। तो दोस्तों ठीक गति कराने के लिए आपका म्यू एस कितना है, वही आपका म्यू mg। तो म्यू कितना है 0.2, m कितना है 15, यस यस यस, जी कितना है 9.8, वैल्यू जो है 9.8 के हिसाब से आ रही जाती दिख रही है मेरे को। अब आप आगे देखो दोस्तों, ये कैसे करें, 3 हो गए, ये आपका 3 हो गया, ये 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो तेरे सामने 8 की 24, हाथ की 2, 27 से 2 29, 29.4 आंसर आ गया। बिल्कुल मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन की ब्यूटी जो है, पहले डेटा से आपको म्यू एस फाइंड आउट करना है, और म्यू एस फिर गति के बाद काम है, सॉरी चेंज नहीं होता है। क्लियर? ये आपके सामने व्यवस्था होगी। आगे चलो भैया, यदि अभिलंब बल को दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण बल कितना हो जाएगा भैया, तो आप समझें इसको। यहां बात की जा रही है घर्षण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। इफ द नॉर्मल फोर्स डबल द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ यस। तो अब अपन जानते हैं बेसिकली कि जैसे मान लो कोई बॉडी है ये, और इस बॉडी को अपन एक सरफेस पर रखा हुआ है और हम इसको गति करवाना चाह रहे हैं, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जस्ट जो आपकी नीचे वाली बॉडी सरफेस है ये, और जो ऊपर आपने रखा है बॉडी, इन दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस की नेचर और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, या रफनेस पे करता है, और वो आपने बदली नहीं। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप इसमें कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल, यानी जो फोर्स मान लो यहाँ नीचे फोर्स आपका mg लग रहा था, ऊपर आपका लग रहा था ये r, आपने किसी तरह से बाहर से मान लो कोई ऐसा प्रयास किया कि मान लो जैसे मैं इसको ऐसे कर दूं कि ये m था 1 kg, इसके 1 kg होने पे आपने 10 न्यूटन पहले से नीचे लग रहा है, तो r भी आपका कितना 10 हो गया। अब मान लो मैं एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ लगा दूं 10 न्यूटन और, ये कहना ही चाह रहा है, तो जैसे 10 अपन और नीचे अप्लाई करेंगे, ये r आपका हो गया r डैश, हो गया 20 न्यूटन। अब इस पेपर ये खेल आपसे पूछा क्या घर्षण गुणांक, वो इन पे डिपेंड नहीं कर रहा। भाई मैं एक बात आप मेरी भाषा में कहूं, यस, मैं तो फिजिक्स बहुत कम पढ़ाता हूं, अपने पढ़ा, आपने इसको दबाया, यस, अब तो जोर से दबाया धीरे दबा, इससे फ्रिक्शन को फिर कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है इससे कांटेक्ट सरफेस की नेचर पे, यानी ये किससे बनी हुई है और इनकी प्रकृति कैसी है, रफ है या, ये तो बात है। तो आंसर क्या हो गया, हाँ आंसर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज। पर ऐसे में अब इस वस्तु गति चलाना या आरंभ करना वो मुश्किल हो जाएगा, वो डबल हो दबा दिया आपने। तो देखा जाए तो आपने एक चीज को ऐसे यार ऐसे ना आप दबा के बैठ गए, सीधी सी बात है। ओके डियर, आगे चलें क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन निकालो। देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, ना क्षेत्रफल पे डिपेंड, सुनो भैया, नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड एरिया पर नहीं करता है। दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, गति घर्षण संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता, मतलब कोई लिंक ही नहीं है। गति का घर्षण गुणांक संपर्क पर निर्भर नहीं करता है, करता है, ये आपकी बात क्या होगी, सही। गति घर्षण गुणांक स्थितिक घर्षण गुणांक से कम होता है, गति का घर्षण गुणांक स्थितिक घर्षण गुणांक से कम होता है, ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। थर्ड में अपने क्या करते हैं, फिर एक मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन द सरफेस, नहीं करता है, हमने कहा करता है, यस यस यस, ये नहीं होता तो सही नहीं होता, ये तो फिर गड़बड़ होता है, फिर वही बात होगी, दो बार ना हाँ हो जाती है। तो आंसर फोर्थ हो गया। मैं बता दूं कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, बिल्कुल सही कह रहा है कि गति घर्षण गुणांक है वो स्टैटिक गुणांक से कम होता है, और हमें सही पूछा है, बहुत प्यारा प्रश्न है। नहीं से ना हाँ हो जाता है ना। आगे चलो, आगे फिर आ जाओ। देखो वो कहता है 1 किलोग्राम का एक पत्थर जो बर्फ की सतह पे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, घर्षण के कारण 10 सेकंड में रुक जाता है, तो घर्षण का मान बताओ। दोस्तों वही कहानी
चलो कुछ और बात करें बेटू। बिल्कुल। ये एक पत्थर रखा हुआ है, हाँ जी, ये चलना शुरू हुआ यस, और बर्फ के कारण ये रुक गया, 10 सेकंड में रुक गया। तो अपने क्या पूछता है बेटा, फोर्स पूछता हमारे से। तो फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स क्या होता है, F बराबर ma। तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो a निकालने का वही तरीका, v इक्वल टू u माइनस 80। v क्या भैया 0, u क्या बच्चे 2, a को चल यहाँ a मान ले एक बार, t 10 सेकंड, t कितना है 10, 1 मिनट में फिर कर दूं। तो ये तेरा a मल्टीप्लाई तेरा 10 है, तो a की वैल्यू आ गई 0.2 आ गई ना, यस, a की वैल्यू 0.2 आ गई। अब तेरे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma, m कितना है 1 kg, a कितना है 0.2। तो फोर्स इक्वल टू क्या आ गया 0.2 न्यूटन। और माइनस क्यों आया, क्योंकि वो माइनस के एक्चुअल में ये ऑलरेडी माइनस है ना, इसलिए वो नेगेटिव में आएगा दोस्तों। तो आपका फोर्स कौन सा भाई, रोकने वाला फोर्स है, ये मंदन पैदा कर रहा है, गति प्रदान नहीं कर रहा है, ये फोर्स हुआ है जो स्पीड को रोकता है। तो इसको प्लस माइनस दोनों जब आ जाए, हाँ जब माइनस नहीं होता तो आंसर को प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस ही। चलो जी आगे चलो भैया किशोर बाबू। यस, एक लड़का किताब को बिना हिलाए सामने की दीवार पे दबाता है, तब किताब पे घर्षण बल क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ। देखो बच्चे ध्यान दो, ये ऐसे मत करो। आप ये मानो कि ये कोई दीवार है और मैं इस दीवार पे इस किताब को ऐसे दबाता हूं, ऐसे मैं दबा रहा हूं, ध्यान दे क्लास, मैं जो दबा रहा हूं वो तो आर है, वो उसका तो उधर है, mg किधर है नीचे की ओर, और घर्षण किधर है ऊपर की ओर, सीधी सी बात ये। तो डियर इसका आंसर क्या हो जाएगा तेरे सामने सामने ऊपर की ओर, अपवर्ड्स ऊपर। इसको ये बताओ ऐसे बनता है एक्चुअल डायग्राम, ये ऐसे कोई बुक है, ठीक है ना डियर, ठीक है भाई। इस पे नीचे की ओर क्या है mgo, ऊपर की ओर क्या है फ्रिक्शन, और ये इस पे दोस्तों रिएक्शन होता है, जो ये घूमता है कुछ कर, उसके बदले इसकी ये रिएक्शन होती है, इस तरह से ये बैलेंस कंडीशन बनती है। इस पे भी इस पे एक छोटी सी बात, हाँ। बहुत वैसी बात है, यदि सरफेस मान लो होती स्मूथ, इसका म्यू पर लेते 0, और फिर आपसे कोई कहते कि भाई ये वो बुक है, इसको हमें कितना बल लगाकर भी इसको अपने यहाँ रोक सकते हैं, ठीक है, तो एक शानदार, बहुत इजी क्वेश्चन पर शानदार बन जाता है। अब जैसे मान लो आप इस फोर्स अप्लाई करोगे, तो आप बाहर से बल लगा रहे हो, तो उससे इनका कांटेक्ट आपका प्रभावी हुआ, उससे लगा इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो आपका बन गया n। इसको मान लो मैं बाहर से बल लगा गया f। अब भाई ये तो ठीक है, पर अब जैसे अब एक्स्ट्रा और फोर्स क्या है बात, जब भी ऐसे प्रश्नों की आते हैं तो हमें एफबीडी बनाना चाहिए। एफबीडी में जितने संभावित बल हैं वो किसी वस्तु पे, एक वस्तु पे जो वस्तु है इस पे जो बल लगाया जा रहा है शो करेंगे। तो यहाँ आपने फोर्स अप्लाई करा F, N बन गया। अब इसके अलावा फोर्स कौन सा है भाई, mg। इन तीन के अलावा अभी कोई फोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अब देखो इसको तो बैलेंस कर सकता है, सही है, पर इसे कौन बैलेंस करेगा, सही। 0.1 kg का भी है, 1 ग्राम का भी तो है, गिरेगा, तो भी गिरेगा। इसका मतलब हम यहाँ कितना बल लगा दें इस वस्तु को रोकना संभव नहीं है। थैंक यू, ये बात है ना, शाबाश। आगे चले। ये दोस्तों एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ये कहता है सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडी m1 m2 m3 connected by string passing over a pulley p mass m1 hangs freely, m2 mr rough horizontal table, the coefficient, यहाँ coefficient फ्रिक्शन आ गया है। हमने जो परसों क्लास की वहाँ कोफिशिएंट, वो फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए हम आराम से कर गए थे। अब कहता पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड द नेगेटिव मास द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 इज, दोस्तों ओवरऑल मोमेंट किधर का सिस्टम है, इस तरफ कर रहा है। देखो ध्यान दे क्लास, एक बात ध्यान सुनना, हमने बात कही कि आप बोल रहे हो एक बार फ्रिक्शन यहाँ पर, दोस्तों जब ओवरऑल सिस्टम मूव करता तो एक सिस्टम में कभी 2a नहीं हो सकता, एक a होता है। तो इसमें m1 किधर गति कर रहा है, इस तरफ, m2 m3 क्या कर रहे हैं, उस तरफ, ठीक है। तो सारे के सारे मोमेंट ये नीचे की ओर कर रहे हैं। तो अपन किशोर सर आप इसका पूरा एक बार डायग्राम पूरा सिस्टमेटिक समझाएंगे तो जो बता दूरी बात करें, पेज खाली करना है सर, ये वापस पीछे आना भाई। इसमें जैसे अपन एक सिंपल बात तो ये कहते पहले कि रस्सी चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कितने भी हो, अनेक रस्सियों से अगर हमने अनेक मास जोड़ रखे हैं, ठीक है, पर वो साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सारे ब्लॉक्स जो होते हैं उन सबका एक्सेलरेशन सेम होता है। एक बिना फंडा है कि हाँ। एक सिस्टम के 2 त्वरण नहीं हो सकते, बिल्कुल उस बात का एक यहाँ पर अच्छा सा नमूना ये मिल रहा है। अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे अपन इस सिस्टम को छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ने पर ये जो m1 पे नीचे बल लग रहा है उसको हम मान ले यहाँ पर m1g, यस, ठीक है, हाँ, ओके। अब फिर टेंशन फोर्स की बात करते हैं, यहाँ टेंशन आपका T बन गया, यहाँ इसका टेंशन T हो चुका, ये भी आपका टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T है।
अब यहाँ जो टेंशन टी जो है इस पूरे सिस्टम में एक तरह से आंतरिक बल के रूप में काम कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स काम कर रहा यस। और प्रकृति में जब इंटरनल फोर्स, जब भी कोई वस्तु बाहर से बल लग रहे उनकी प्रभाव में गति करती है, उस समय आंतरिक बलों का योग हमेशा शून्य होता है और उनका कुल कार्य हमेशा कितना 0 होता है। उसको लपड़े पड़ना नहीं, इसलिए इस प्रकार प्रश्न में टेंशन लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखो इस पे नीचे बल आपका लग रहा है म्यू, यस, m2g, और m2g इसका बन गया n2, सही है, ये आपका अभिलंब बल हो गया, सही है। ऐसे में इसका नीचे बल हो गया आपका m3g, ऊपर इसकी हो गई m3 रिएक्शन हो गई। अब एक्चुअली जैसे ही इसको अपन छोड़ेंगे ये गति की प्रवृत्ति नीचे उत्पन्न होगी, सही है, और जैसी गति की प्रवृत्ति नीचे होगी यहाँ कोई एक्स्ट्रा फोर्स है नहीं, ये इस तरफ यानी बाईं तरफ चलना शुरू करना चाहेंगे, सही है। तो इनकी गति की प्रवृत्ति के ठीक विपरीत ये ड्यू टू फ्रिक्शन, यस, ड्यू टू फ्रिक्शन आपका ये लग गया फोर्स म्यू n2 और यहाँ लग गया आपका म्यू n3, ठीक है। अब छल दे भैया। हाँ, अब सुनो, अब एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपन देखें, या चलो अब इसको पूरी सीधा कर लें, ऐसे क्वेश्चन अब सीधा हो गए, हाँ। सीधा होकर आप ये कहोगे कि यस m1g किधर है, नीचे की ओर, यस, ये इस तरह माइनस म्यू m2g माइनस म्यू m3g इक्वल टू टोटल मास इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई ए ऑफ सिस्टम। बस क्वेश्चन वापस आता। देखो इसको अपन थोड़ा इजीली समझें, ध्यान से बात को, कि भाई ये दो बॉडी रखी हुई है, ये इसको नीचे की ओर खींच रहा है, ये इसका विरोध करे क्योंकि फ्रिक्शन है, हमने एलएनएम पढ़ा, फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए हमने अलग दिया फ्रिक्शन को, तो ये नीचे की ओर है और ये इसका अपोजिट है, वापस करके खड़ी करना, तो m1g और वहां में से क्या हो जाता है म्यू जी, m2 म्यू जी और तेरे सामने आ गया। अब यदि मैं इसको मिटा दूं, ये बात तो पूरी हो गई, और यदि मैं किशोर की मेरी बात बेटे आगे बात बढ़ाऊं तो एक क्या बन गया है, m1g माइनस म्यू जी बाहर निकाल लो, m2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब क्वेश्चन में आ जा भैया, क्वेश्चन में m1 m2 सब बराबर है, वापस आ जा बेटा, बराबर है तो डियर ये तेरे सामने m1 है, तो इस m1 को भी तो क्या बोल दे, mg बोल दे, ये तेरा म्यू जी, ये तेरा क्या हो गया 2m, और ये तेरा क्या हो गया 3m। उधर थोड़ा उधर तेरी बात, तेरा काम मैं करता हूं, m से m को कैंसिल आउट कर दे, तो ये क्या बचा g माइनस 2 म्यू जी अपॉन 3। अब इसको तो g बाहर निकाल ले, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, ये ए हो गया, आंसर निकालना बेटा, तो तेरे सामने g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, आंसर ये रहा आंसर आ गया, पे ये दे भैया, पढ़ा नहीं है ना, बात कौन है बता काम की, बात एक काम की है, जब भी ऐसे सरफेस आ जाती है और मोमेंट होता है तो म्यू जी लगा दो, सीधी सी बात है, एक ही बात पे खड़ा हूं मैं, क्योंकि मेडिकल में इतने आना है, आगे चलो, यस चल। अब क्वेश्चन 19 पे आ जाए, 19 में देखो 19 क्या है, आप सुनो यार, तो पानी पीता और तब तो क्वेश्चन पढ़ेगा बात, कैमरा नहीं बना पड़ा, कैमरा तो बना पड़ेगा, पानी डालना शुरू होगा, पानी नहीं। तो masses A and B of 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley, यानी ये A और B जो है, ये 10 kg का और ये 5 kg का, ये किसी पुली से होते हुए रस्सी से, देखो आप पहले क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पढ़े पर, अगला कहता है A व B दो बॉडी हैं, A व 2 B बॉडी हैं, एक का मान 10 किलो है, एक का मान 5 किलो है, एक डोरी से बंधे हुए हैं, घर्षण रहित यानी फ्रिक्शन है, रखे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखा दिया, A तथा मेज के बीच कोएफिशिएंट है वो कितना है 0.2 है, B उसी को भूल जाओ 0.2 है। अब वो कहता है गुट के A पर मिनिमम कितना मान रखें, C रखा है, जो गुट का A गति नहीं कर सके, यानी गुट का गति नहीं, देखो सीधी सी अर्थ समझो बच्चों, ये B जो है ना, ये इस A को अपनी ओर खींचने वाला हो गया, उसके ऊपर किसी सीधी सी बात है, और को बैठा दो तो गति नहीं कर पाएगा। तो पहले एक बार आप C को भूल के क्या निकाल लो, इसका म्यूएस निकाल लो, जरा निकलना लिखो म्यूएस, नहीं आप बैठाओ ना, फॉर्मूला लिखो ना, F इक्वल टू म्यूएस निकाल लो, पूरा इसको अपन एक्सप्लेन करें हल्का सा, हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर दें। तो जैसे बॉस अपन ने वो पहले एक क्वेश्चन किया था, मैं इस क्वेश्चन को उसमें जोड़ दो तो बेटर है, और वो अनुष्ठा वाला, हाँ जोड़ दो, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो शायद मुझे लग रहा है कि उसी क्वेश्चन की बात यहाँ की जा रही है। जैसे पर रस्सी पड़ी थी नबीन, उसी में आ रहा हूँ, देखो मैं याद आ गया, तो याद करो हमने टेबल में रस्सी पढ़ाई थी, तो पेज खाली करना, तो हमने कहा था म्यू इक्वल टू लटकने वाला, हाँ यस,
अपॉन लटकने वाला मेज पर रखा अपॉन गया, टेबल का मास, याद है क्या है? टेबल पर रखा गया, टेबल एक बात, टेबल का मास, टेबल पर मास, यस, टेबल पर रखा हुआ मास। तो दोस्तों म्यू इक्वल टू, जरा आजा क्वेश्चन में आजा। तो दोस्त तेरे सामने सामने म्यू क्या है? लटका हुआ मास कौन है? बी। बी कितना है भैया? 5 अपॉन 10 प्लस m मान लो, 10 प्लस m मान लो, तो 10 प्लस m मान ले, इक्वल टू क्या है? 0.2 सोल्व कर दूं, यस, तो इधर 5 है, ये क्या है? 2 प्लस 0.2 m, बोल बोल, यस, 5 है 2 प्लस 0.2 m, 0.2 ये क्या हो गया? 3 इक्वल टू 0.2 m, तो m इक्वल टू क्या है? 3 अपॉन 0.2, तो 30/2 कितना हो गया? 15 kg, बिल्कुल सही है। थैंक यू यार, ये सही तरीका हो गया। जब भी इस प्रकार प्रॉब्लम आए तो म्यू इक्वल टू लटका हुआ अपॉन टेबल वाला। चलो इसका भी एक पूरा तरीका देखो, तरीका नहीं जो आपने सीखी ना, हाँ, उसका एक रिजल्ट पेश खाली करना, पेज खाली कर दो भैया, आ जाओ उधर कर दो। जैसे अभी अपने इसको किया म्यू बराबर लेंथ l 1 अपॉन l माइनस l1, ये बात अपने पढ़ी। तो ये क्या था सी, ये तो था अपने लटकी हुई लंबाई, लटकी हुई लंबाई, और ये थी मेज पर रखी लंबाई, ठीक है। जस्ट इसी को अपन ऐसे कहते थे कि m अपॉन m, m कौन सा? ये तो था आपका लटका हुआ और ये रखा हुआ। तो जो लेंथ के प्रश्न आए, हाँ एक ही बात है, मास के, भाई वो तो एक बात है, मास और लेंथ एक ही होते हैं ना भाई। मास किसका होता है? लेंथ का होता है। अब जैसे इसमें आपने ये भी क्वेश्चन किया रस्सी वाला, और या फिर अपने जो ब्लॉक पे ब्लॉक रखा है साम्यावस्था के लिए, सब एक ही हो गया, सब पे एक ही हो गया। तो ये चीज अपने और बच्चों के काम आ जाएगी। चलो भैया आगे चलें, फिर आप देखो एक नई बात आ गई, लंबी थोड़ी। यस, देखो क्या कहता है, देखो अब प्रश्न को मेरे साथ प्रश्न को पढ़ो, क्या कहता है, मैं हिंदी मीडियम पढ़ूंगा, अपने शब्द आपको दिया करो। वो कहता है बी कोई है, ये आप टेबल मान लो, टेबल है, टेबल पे बी रखा हुआ है जिसका भार क्या है? W, ठीक है डी? यस। वो कहता है गुटके और मेज के बीच यहाँ कौन है? म्यू। माना कि बी और गांठ, ये गांठ जो हुई ना, yes, इसके बीच नोट बोलते हैं, गांठ के बीच रस्सी क्षैतिज है, गुटका जो ए है उसका अधिकतम भार कितना हो कि निकाय बैलेंस रहे। बैलेंस का मतलब लंबी थोड़ा। तो हकीकत देखा जाए तो दोस्तों ये आपका मामला इस प्रकार से हो गया। ये कौन है? ए, ये कौन है? बी, ये कौन है? डी, ये कौन तेरे सामने सामने कितना भैया? थीटा। तो ये तो कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। तो ये तेरे सामने सामने भैया, तेरे सामने सामने ये कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये पीछे कितना बच गया भैया? 180 माइनस थीटा। देखो 180 माइनस थीटा, कलर चेंज कर दूं, 180 माइनस थीटा। जरा पेज खाली करना भैया। अब तो खुद देख, फोर्स इस स्थान कौन है? ए है ना? ये पूछा आपने। तो ए अपॉन, मैं कलर चेंज करना पड़ेगा आपस में, इसलिए वो साफ नहीं आता है। ए अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू, बोल हाया ना? यस। इसके सामने ये कौन है? यस। टी के सामने कौन है? 90। तो टी इक्वल टू कौन है? साइन 90। और ये डब्ल्यू, अगला खुद कह रहा है, बी क्या था? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? साइन 90 प्लस थीटा। थोड़ा सोल्व कर ले। ए साइन 180 और थीटा क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा। टी इक्वल साइन 90 क्या होता है? 1 डब्ल्यू। साइन 90 थीटा क्या होता है भैया? क्या हो गया? cos थीटा। बस अब क्वेश्चन में अब हमसे पूछ के आ रहा है कि गुटके ए का अधिकतम भार कितना होगा। आजा भैया वापस आजा, हमें ए की वैल्यू निकालनी है जी। तो ए की वैल्यू निकालनी है तो तेरे सामने सामने ए क्या हो गया? साइन को उधर ले जा, तो ए इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू टेन थीटा। बिल्कुल ठीक आंसर क्या है? तो ए इक्वल टू क्या आ गया भैया? डब्ल्यू टेन थीटा। फ्रिक्शन भी अब इसमें फ्रिक्शन, एक वापस आना एक मिनट। ए जो है वो डब्ल्यू नहीं है, वो एक्चुअल में म्यू डब्ल्यू, वो म्यू डब्ल्यू है। ए जो है वो म्यू डब्ल्यू है, सॉरी डब्ल्यू जो है वो म्यू डब्ल्यू है। सिंपल सी बात है। तो तेरे सामने ये क्या आ गया? म्यू डब्ल्यू टेन थीटा। बिल्कुल, क्योंकि म्यू है ना। अरे भाई एफ इक्वल टू म्यू एम जी होता ना। अरे वेट दिया ना अगले ने यार, वेट डब्ल्यू था, अपना हाथ रुक गया, फ्रिक्शन था, म्यू आया।
बार बार हम लोग कह रहे हैं हम इस सूट को रोक के रीशूट भी कर सकते हैं, बट वो करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस तरह गलतियां भी एग्जाम में हो जाती हैं। ये एग्जाम में देखा आता मेरे से गलती हो जाती है, इसीलिए कहते हैं ना भैया, इसीलिए मिस्टेक बोलते हैं इसको। तो दोस्तों आप क्वेश्चन आया तो a इक्वल टू क्या आ गया, म्यू w tan थीटा। आंसर दोस्तों क्या हो गया आपका इसका, म्यू w tan थीटा, आपका सेकंड आंसर हो गया। चलो भैया ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, 20। ओके डियर, तो 20 क्वेश्चन हो गए, पता नहीं चला यार, बिल्कुल शाबाश। तो आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अब दोस्तों आप 21 पे आ जाओ। देखो थोड़ी ढंग से पढ़ो रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। सबसे कम कौन होता है, लोटनी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल एक्शन, स्थितिक घर्षण का मान सीमांत अभिलंब प्रतिक्रिया के बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही है। घर्षण बल अपेक्षित गति का विरोध करता है। तीसरा है सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं ना 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 सर्पी की नहीं होती है रही है, ये लोटनी की होती है। लोटनी जो घर्षण है उसकी लंबाई किसके बराबर, उसकी डायमेंशन किसके बराबर है, लंबाई के। ये दोस्तों इसलिए ये आपका गलत है, गलत इसलिए ये सही हो गया, ध्यान दे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, ये गलत है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 4। ये हाँ और ना वाला हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आगे चले भैया। अब दोस्तों ये इस क्लास का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इस पे हम आपसे बात करें। वो कहता 45 डिग्री कोण पे रफ नत्तल पे नीचे की ओर फिसलने वाले पिंड का समय 45 डिग्री के पूर्ण चिकने नत्तल पे फिसलने वाले समय से अधिक है, जिसका मान n गुना है। तो पिंड तथा नत्तल की स्तंभों के बीच का गतिक घर्षण गुणांक का मान निकालो। भैया पेज खाली कर दे रहे। ये है दोस्तों एक सुंदर चीज जिसमें मुझे आपसे बात करनी है, ये बहुत प्यारी चीज है। देखो बच्चों ध्यान सुनो, ये एक प्लेन है, एंगल कितना है, थीटा 45 डिग्री। यहां कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक ऐसे मूव करता है, तो किसी दूरी को तय करने समय क्या लगा रहा है, ये ठीक ध्यान दे क्लास, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में यही प्रश्न में यही ब्लॉक यहां से यहां तक आने में समय क्या ले रहा है, टी डैश क्या ले रहा है, 90। कौन वही है, कौन थीटा है। अब एक बात गांठ मान ले, यहां जो ए है वो रिप्लेस होगा जी साइन थीटा से, और यहां जो ए है वो रिप्लेस होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा से। ये तेरे को याद ही करना पड़ेगा, डेरिवेशन क्लास में टीचर ने करा दी है, बस ये बात। बोलो, बिल्कुल सही। यहां देखो और सीधा गिरता तो कौन काम आता, जी। यहां काम ए की जगह जी साइन थीटा आएगा, यहां ए की जगह जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा आएगा, यहां तेरा टी काम आएगा और यहां तेरा एंटी काम आएगा। क्वेश्चन पढ़ना वापस है। अब दोस्तों साहब कहता है कि वो 45 डिग्री के नीचे के फिसलने वाले पिंड का इतना है, नत्तल पे फिसल समय अधिक है, तो पिंड और नत्तल के स्तंभ के बीच उतनी दूरी चलने के लिए उतनी दूरी चलनी है। तो यहां भी कितना चलना है, एस, और यहां भी कितना चलना है, एस। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है, सही चला किशोर सर, बिल्कुल। अब एक आप ऐसा करता हूं, मैं इस पेज को खाली करके वापस कर दूं कि यदि इस चिकने वाले पे चलता एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इस खुरदरे पे तो एस इक्वल टू यूटी टी डैश प्लस हाफ ए डैश टी डैश स्क्वायर। दोस्तों आप खुद कह रहे हो बॉडी स्टार्ट कहां से हुई, विराम कंडीशन से। ये क्या हो गया, 0, तो s इक्वल टू 0, दिस इज हाफ इक्वल टू g साइन थीटा टी स्क्वायर, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ व्हाट इज a डैश, g साइन माइनस, यस g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, अब बोले मल्टीप्लाई n स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, अब तो कहता है एस को बराबर कर दे, लेफ्ट पार्ट बराबर राइट पार्ट बराबर कर दो, हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ऐसे कर दूं मैं, जी साइन थीटा बाई 2 n स्क्वायर, सॉरी बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, साइन थीटा नहीं पूरा हाँ बाहर रखेंगे 1/2 n स्क्वायर टी स्क्वायर जी साइन थीटा, जी बाहर निकाल सकते हैं अपन, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। देखो बच्चों हाफ जी से हाफ जी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है,
टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल कर दो। अब मैं थोड़ा सा इस पेज को खाली कर दूं तेरे लिए भैया, ठीक है डियर। तो तेरे सामने क्या बचा, जरा तू बोलना किशोर, साइन थीटा इक्वल टू क्या बचा, एन स्क्वायर इनटू साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा। एन अब साइन के साथ अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, एन स्क्वायर हो गया। अब तू ऐसा कर, इधर ला साइन थीटा, तेरे क्या चाहिए, म्यू चाहिए तेरे को, साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू एन स्क्वायर कोस थीटा, प्लस कर लो तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तेरे को म्यू चाहिए ना, तो चल म्यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू को इधर ले तो तेरा साइन थीटा बाहर निकाल, ये क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर कोस। ओके डियर, अब जब आंसर निकालना भी क्या है इसका, तो आंसर दोस्तों रूट की वैल्यू इस प्रकार से इसमें दे दी, आजा वापस आजा। ओके डियर, हो गया तेरा। अब तेरे सामने इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले लूं, बिल्कुल हो रहा है, घबरा मत, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है डियर, पूरा होने जा रहा है। तेरे सामने म्यू इक्वल टू क्या है, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। 45 साइन का वैल्यू क्या होती है, 1, सीधी सी बात है। तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। आजा क्वेश्चन में आजा भैया। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, पिंड तथा नस समतल स्तंभों के बीच गति कुशल गुणांक का मान क्या होगा, तो म्यू का मान। आजा भैया क्वेश्चन में आजा। तो ये फिर कर ले इसको, इसका भाग दे एन स्क्वायर का, 1 अपॉन ये ले, ऐसा आंसर आ गया। देखो आंसर क्या है, ए और फर्स्ट आंसर आ गया। ये तेरा फर्स्ट 1 माइनस 1 होता है। देखने में थोड़ा बड़ा लगा लेकिन बड़ा नहीं है। एक बात याद रख, इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन नहीं है, तो जहां जहां ए है वहां जी साइन थीटा, जी साइन। और दोस्त जब फ्रिक्शन आ गया वो आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। फिर बोल दूं जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, खत्म, आ गया। ये क्लियर हो गया तेरा, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब 23 ये किशोर तेरा प्रिय प्रश्न करा भाई, ये हमारे किशोर का प्रिय क्वेश्चन है भाई। पेज खाली कर भैया, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के ऐसे क्वेश्चन पढ़ो पूरा, मैं क्वेश्चन पूरा समझा दूंगा, क्वेश्चन मैं समझाता हूं, उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन हो गया भाई। देखिए क्या है, ये सही करना पेपर में, ये सही करना, ये वहां से कराना कंप्यूटर में। जो क्या कहता, 4 बंदे हैं, के एल एम एन। ये कहता है कि 4 व्यक्ति के एल एम एन, जिसकी प्रत्येक की भुजा एल भुजा के वर्ग के चारों कोण खड़े, प्रत्येक व्यक्ति समान वेग से ये इधर चले, ये इधर चले, ये इधर चले, इधर चले, वीक से इस प्रकार गति करते, के सदैव एल की ओर, एल सदैव एम की ओर, एम सदैव एन की ओर, एन सदैव के की ओर रहे, तो चारों व्यक्ति कितने समय बाद मिलेंगे। तो पहली बात इसका आंसर डी वाई भी आएगा, बिल्कुल। ये तो पैट जवाब है इस क्वेश्चन का, पर सुनना। तो आप इसका निकालो, पेज खाली कर दो भाई, पेज खाली कर दो। हाँ, अब बता इसका। जैसे इस तरह के मेनली 3 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लें, 1 मिनट आपका समय लगेगा। जैसे या तो क्वेश्चन आपका होगा कि कोई हमारे पास एक हो समबाहु त्रिभुज, ये होगा, या मान लो अपने पास एक है कोई वर्ग, स्क्वायर हो गया, या मान ले हमारे पास कोई एक है यूनिफॉर्म पॉलीगॉन, जिसको अपन कहते हैं मान लो समषटभुज। सही है, कहने का मतलब ये है कि सारी भुजें एक जैसी हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। सही बात ये है, 10 हो सकती हैं, अपन इसकी बात करने पहले इसकी पर बात करते हैं, उसी से अपने आप समझ जाएंगे बच्चे। सही है। मान लो यहाँ पर तो 4 कोने हैं, अपन उसको मान लें के एल एम और ये 10। प्रश्न ये कह रहा हमसे कि यहाँ पे कोई बंदा है, वो हमेशा जो के पर है वो हमेशा एल की तरफ चले, और एल वाला हमेशा एम की तरफ चले, एम वाला हमेशा एम की तरफ चले, और एन वाला हमेशा के की तरफ, हमेशा। अब थोड़ी देर बाद तू ये करना चाहेगा, यस, ये लाल पेन कर दे, लाल पेन कर ले एक बार, और दबा लाल पेन कर, और दबा भाई, ऐसे क्या करना बोलो। ये आदमी यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ। अब तू कहता उसकी तरफ चले, तो ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, फिर ये कहीं यहाँ आ गए, तो ऐसे घूमते घूमते मान लो यहाँ से चल गया, हाँ, इसको थोड़ा अपने कलर को बदल लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, हाँ, ये वाला उतने टाइम में यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ पहुंच गया। क्यों? ये टाइम बराबर है, वेग बराबर है, डिस्टेंस बराबर। अब जैसे इस इंस्टेंट में है, हाँ, तो अब ये एक्चुअली अब इसकी ओर चलेगा, मैं बता दूं ना, ये इसकी ओर चलेगा, ये इसकी ओर चलेगा, ये इसकी ओर चलेगा, ये इसकी ओर चलेगा। तो ये देखो पूरी दुकान ऐसे घूमते घूमते लास्ट में यहाँ आ जाएंगे, सीधी सी बात, घूमते घूमते यहाँ आ जाएंगे, सीधी सी बात है। अब इसका कॉमन सेंस क्या रहा? देखो कॉमन सेंस ये रहा कि जो ये के और एल है, अपने प्रश्न के अंदर इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है डी,
यस तो सापेक्ष रूप से K और L दोनों के बीच की दूरी को पार करके सेंटर पे मिल रहे हैं, अर्थात दोनों d दूरी तय कर रहे हैं रिलेटिवली। सही बात है। एक सापेक्ष आधार पे आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जो समय की बात की जा रही है तो t हम निकालते हैं यहाँ पे सापेक्ष समय। तो सापेक्ष समय जो आपका होगा वो है दूरी बटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब ये जब सापेक्ष समय है तो डिस्टेंस भी आपकी कौन सी रिलेटिव होगी और v भी होगा आपका रिलेटिव। तो दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस तो कितनी है आपकी d है, तो d तो d कर दीजिए भाई। अब v आ रहा है, बस ये आपको समझना है। ठीक है, चाहे प्रश्न ये हो चाहे वो वाला प्रश्न हो। यहाँ है इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है। यहाँ वाले में इस तरफ मूव कर रहा था, ये पर ध्यान देना r है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट बाद में नहीं, t0 पर। तो t0 पे यहाँ इसका वेलोसिटी v है, इसका v है। अब देखो इसका v इस तरफ, इसका v इस तरफ घटक करें अपन, तो ये कितना हो गया v cos 60, यानी v/2 हो गया। सही है। अब अपन ये आ रहा है इस तरफ, ये आ रहा है इस तरफ, दोनों गति कर रहे हैं अपोजिट, रिलेटिव अपन कहते हैं जोड़ दो। सही है। और समान दिशा में गति कर रहे हो तो अपन घटा देते हैं, तो v प्लस v/2 कितना हो गया इसका रिलेटिव, ये हुआ हमारा 3v/2। ठीक है, बस अब इसका क्वेश्चन होता ना तो t r इक्वल टू इनके बीच की दूरी डिस्टेंस d अपॉन आप इससे भाग देते, आप क्वेश्चन हो गया। पर यहाँ देखो वेलोसिटी v इस तरफ है, इसकी भी इस तरफ, हम घटक भी करेंगे, जीरो आएगा, d का भी रहेगा, बस d का भी रहेगा, d भी रहेगा। यस। और ये एक छोड़ो, इस तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया जब मजा आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। अब इनके दोस्तों ये टीचर की मेहनत होती है, बच्चों फिर इसलिए बच्चा कोचिंग आता है, इसलिए बच्चा ट्यूशन पढ़ता है या कोचिंग जाता है, ये एक मेहनत होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ v रिप्लेस बाय 3v/2 हो जाए, d तो d रहेगा, और यहाँ आपका dv, क्योंकि ये कंपोनेंट इधर भी क्या होगा, cos 90 क्या होता है 0, d पर तो t इक्वल टू 0 वाला केस अप्लाई करके आराम से मजा आ गया, मजा आ गया। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों बारिश वाले क्वेश्चन पे आगे, तो भाई मैं अब किशोर सर बैठता हूँ 5 मिनट के लिए, आप दोस्तों ऊर्ध्वाधर बारिश कैसे है, छाता कैसे है, ये सारी बातें आप बच्चों को बताएं, हम इस पर थोड़ा आराम से बैठ के तेरे को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे तो तेरे हिसाब से स्टार्ट कर दे भैया, आज सब बच्चों का बॉस किशोर सर को बोलना होगा, मैंने पूरा पूरा करा दूं इसको। चलो तो इसमें बेस खाली करना, देखो ये कर दिया। जब बारिश के क्वेश्चन अपन करते हैं तो बारिश में छाता में किस तरह से रखना चाहिए, उस पे पहले अपन हल्का सा एक एक्सप्लेनेशन करते हैं, बड़ा शानदार सा। उसके बाद अपन क्वेश्चंस की फील करते हैं कि क्वेश्चन वास्तव में हमें करना कैसे चाहिए। बाकी जैसे अपन रिवर पढ़े, चाहे एयर की प्रॉब्लम्स करें, चाहे रेन की करें, बेसिकली है वहां पर क्या, वेक्टर कॉन्सेप्ट है। अगर खेल आप इसका शुरू करो ना, तो खेल तो इतना सही है, मान लो अपने पास वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी है और इनका रिजल्टेंट मैं कह दूं सी है, तो हमारे पास वेक्टर तो 3 ही है। वेक्टर कितने हमारे पास 3 हुए। अब इन 3 वेक्टर के पास कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी कितनी है 6, जिसमें 3 तो इसके परिमाण है, 3 इनकी दिशाएं हैं। सही है। और जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं 6 में से यदि अपने पास 4 चीजें मिल जाए ना बस, तो जयराम जी की, और 4 में 2 दिशाएं होनी जरूरी है। सही बात है, बस ये खेल इसका पूरा है। बाद वेक्टर सम, अब ये c = a + b है या a - b है, फिर वेक्टर प्रोसेस फॉलो करके आप अपने क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। चलिए आगे। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दे पे रेन वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो तो इसमें मेनली 2 केस इंपॉर्टेंट है, उसको पहले आप एक बार आराम से समझना। और उसमें केस है कि बारिश या तो हो रही हो वर्टिकली या हो रही हो तिरछी, इनको पहले ढंग से समझना। जैसे मान लो बारिश है वो बिल्कुल वर्टिकली हो रही है, तो 2 केस बिल्कुल अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि बारिश मान लीजिएगा किसी कोण पर इस तरह से गिर रही है। क्वेश्चन करना तो बाद की बात है, पहले इसको समझो आप। मान लीजिए आप बारिश नीचे गिर रही है और कोई बंदा यहां पर ये रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट में है, गति नहीं कर रहा है। जब गति नहीं कर रहा है तो जो रेन की वेलोसिटी है vr, जैसे एक्चुअली होता है क्या है कि बंदा जो है वो फील कर रहा है, तो v रेन विद रेस्पेक्ट टू रेन की स्पीड है वो मैन के रेस्पेक्ट अपन फाइंड करते हैं। तो अगर मैं वेक्टर इसमें यूज करता हूं तो कितना है vr - vm, और यहां vm अपना 0 है। vm कितना हमारा 0 है। जब vm 0 है तो जिस वेग से बारिश गिर रही है वो हमें फील हो रही है। बात पते की है। अगर यहां पर भी बात करता हूं मैं, और मान लीजिए कोई बंदा यहां पर, देखो ये रेस्ट कंडीशन में है,
बारिश यहाँ पे वी आर से हो रही है, इसका वेग 0 है, तो यहां पर भी देखो वी आर एम आर जो होगा, यहां पे जो मैंने लिखा है इसका वी आर एम, गलती से लिख दिया, देखो ये वी आर एम, वी है रेन का मैन के रेस्पेक्ट में, यहां पर भी देखो वी आर माइनस वी एम, फिर वो वी एम 0 है। चाहे तो कॉन्सेप्ट पकड़ना, चाहे बारिश वर्टिकल डाउनवर्ड गिर रही हो या किसी कोण पे गिर रही हो, यदि व्यक्ति स्थिर है तो जिस वेग से जिस दिशा में बारिश गिर रही है वही उसको फील होती है। इसलिए यहां तो नया कॉन्सेप्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। और छाता हमेशा क्या होता है, वो जो बारिश गिरती है या हमें फील होती है उसके ठीक उल्टा आपको रखना पड़ता है, बचाना है उससे। बस खेल इसका इतना सा हो गया। अब सुनो जी, मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, देखो यदि मैंने वी आर मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड, ये कोई वी आर था, इसकी चलो मैं घटक मान लेता हूं, ध्यान देना आपका साइज, इसको मान लो थीटा एंगल है और ये घटक मान लो कोई 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये घटक मैं सिर्फ ऐसे एज्यूम कर रहा हूं ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब हल्का साफ हो रहा है, देखो ये 5 है, इसके अलावा कुछ है नहीं, इसका वजन कंफर्ट आपका 0 हो चुका, क्लियर। अब सुनो, देखो रेस्ट का था, कोई इश्यू था नहीं। अब देखना, यदि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी चाल को बढ़ाए, बात यहां पकड़ना, मान लो इसकी चाल पहले 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 से 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, उससे क्या होने वाला है उसको देखो आप। तो वी मैन किस तरफ हुआ, राइट वार्ड, रेन कैसा आपका नीचे है। वेक्टर फॉर्म से आप इसको अगर समझते हो तो देखो एक्चुअली है क्या, रेन का मैं निकाल रहे हैं मैन के रेस्पेक्ट में, तो वी आर तो फिक्स आपका है, और आपका ये वी जो मैन है वो आप इसको आगे ले रहे हो, आपको करना है इसको सब्ट्रैक्ट, तो मैं कर दूं उसको रिवर्स में, देखो ये लो आपका माइनस का वी एम। अब ध्यान करो, ये वी एम पहले क्या था, मान लो पहले इसका था वैल्यू ये, मैं करता हूं 1 मीटर पर सेकेंड, फिर करता हूं 2 मीटर पर सेकेंड, फिर करता हूं 3 मीटर पर सेकेंड, फिर करता हूं 4, मान लो ये वी आर मेरा था 5 मीटर पर सेकेंड। बात पकड़ना भी, मान लो मैंने कहा पहले 1 2 3 4 और मैंने इसको 5 किया, फिर मैं इसको 6 कर रहा हूं, इसे बढ़ाता जा रहा हूं। अब देखो जब 1 था उस समय देखो नेट ये है, जब 2 आपने किया तो नेट आपका ये बन गया, 3 किया नेट आपका ये बन गया, 4 किया नेट ये बन गया, 5 करने में दोनों इक्वल हो चुके, एंगल हो चुका है ये वर्टिकल से 45। तो जब ये 45 का केस फील होता है कृष्णों में, तो डेफिनेट है वहां पर जो वी आर और वी एन बराबर परिमाण के हैं। तो वहां ऐसे प्रश्नों फिर कृष्ण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती कि बारिश वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है और एक व्यक्ति जा रहा है और उसको बारिश वर्टिकल से 45 फील हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको पता चल गया कि रेन और मैन की स्पीड बराबर है। तो वहां उसको सोल्व करना ही नहीं है, वो सोल्व करता है तो फिर उसमें समय खराब करने का वो एक तरीका हो गया। और नीट की चाहती है कि बेटा आपने क्वेश्चन कर रखे पढ़ते समय, उसमें कैसा आपने क्वेश्चन किया था, समय आपने कम लगाने की कोशिश की अथवा नहीं करी थी, वो आप यहां से फॉलो कर सकते हो। अब देखो, अब एक बात और बड़ी काम की, ध्यान देना, जब 1 पे था तब नेट स्पीड ये थी, आपने अपना छाता रखा यहां पर, आपने इसको 2 किया तो स्पीड इसकी नेट ये हुई, छाता आपने रखा यहां पर, आपने 3 करी, 3 करने पे जस्ट इसका उल्टा ये छाता आपने यहां किया। ध्यान दो आप, जैसे जैसे व्यक्ति अपनी स्पीड को बढ़ाता है छाता झुकता जाएगा, छाता उतना ही उसको आई करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। और अगर अपने स्पीड कम करता है तो पीछे करना पड़ेगा। तो पीछे अब क्वेश्चन आते हैं कि मान लो उसने छाता अपना पीछे करना शुरू कर दिया तो क्या कर रहा हो, आप स्पीड कम कर रहा हो, धीमे हो रहा है, और छाता उसने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या कर रहा है, उसका पता लग गया अपने को। या बारिश की स्पीड नीचे ज्यादा हो रही है कम हो रही, उसकी फील आप इसमें ओनली थ्योरेटिकल प्रोसेस से ले सकते हो। तो कितना आसान आपका काम हो गया। अब ये बात पता लगी, मेरे हिसाब से यहाँ रेस्ट वाले कंडीशन में कोई इश्यू नहीं है शायद, और वर्टिकली हो रही बारिश वाली। अब इसी चीज को वहां फॉलो करना। और थोड़ी सी बात और कर दो, देखो यदि आपने 5 किया तो मैंने कहा एंगल 45 हो गया, 6 कर दो तो 45 से बड़ा हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको पता चल गई। अब सुनो, देखो यहां क्वेश्चन आते कैसे हैं बारिश वालों में, इसको भी वापस एक बार रुकना और बिल्कुल नए सिरे से इसको समझना। मैंने कहा इसकी स्पीड मैंने वी आर मान ली, मैंने इसे घटक किए 2, ये 5 या आपका 10, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, रेस्ट में था कोई इश्यू नहीं था, उस समय रेन मैन को कैसे फील हो रही है, जितनी उसकी स्पीड थी वी आर उसको फील हो रही है। और वी आर अगर फील हो रही है तो ध्यान करो यही उसकी रिजल्टेंट स्पीड है, इसलिए उसे छाता भी इस तरफ ही रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत
स्टार्टिंग इसका की पॉइंट है, उसको पहले पकड़ लो। पकड़ लिया, अब आओ देखो, यदि बंदा अब अपनी स्पीड बढ़ाता है, वापिस इसको शुरू से समझा, मैंने इसकी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया, अब 1 से बढ़ाऊंगा तो इसको करो माइनस, फैक्टर 4 में इसको ऊपर लेंगे ना। ध्यान दो, देखो ये अपने पास था VR, मैं VR को छोड़ रहा हूं, मेरे पास 2 घटक है, देखो कलर प्ले कर लो, देखो ये हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड, ये रेन की घटक ले रहा हूं, और ये हमारे पास है बेटे जी, आप इसको मिटा दो, यस हाँ, बस इसी में पूरा खेला जाएगा। इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और ये हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड। ये तो रेन की स्पीड है, अभी आपका कोई इसमें योगदान नहीं है। अब आप अपना योगदान शुरू कर रहे हो, और आपका योगदान फिर फिक्स है, आप ऐसे नहीं कि किस और कौन जा रहे हो, आपका फिक्स योगदान है, आप चलोगे हॉरिजॉन्टली। तो मान लो आपने गति शुरू करी 1 मीटर पर सेकंड से, आपको निकालने सापेक्ष, तो आपने अपने आप को किया रिवर्स, उल्टा कर लो, ये लो साहब। अब देखो 5 थी रेन की आगे की तरफ, आप चले, आपका नेगेटिव इफेक्ट हुआ 1 का -1, तो नेट अब भी कितना रह गया 4 मीटर पर सेकंड। तो नेट आप ध्यान देना, ये इसकी नेट स्पीड अब भी छत्ता अपने को वही रखना पड़ रहा है, गौर करना। पर पहले 5 और 10 का नेट था, उसके ठीक अपोजिट आप रखा था, अब 5 की तुलना में कम होकर 4 रह गया है, ये 3 रहने वाला है, 2 रहने वाला है, 1 रहने वाला है, 0 होने वाला है, और 0 होने वाला ही नीट का क्वेश्चन देता है। वो ये कहेगा कि ये व्यक्ति अपनी चाल बढ़ा कितनी कर ले जिससे कि बारिश उसको ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड फील हो जाए, तो डेफिनेट कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 5 की ठीक रिवर्स कर दो भाई, 5 हो गया, नहीं ये खत्म हो गया, तो नेट क्या रह गया VR का ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। बस ये की पॉइंट जिस बच्चे ने समझ लिया ना, उसके रेन वाले क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। उसके बाद तो सिर्फ वेक्टर फॉर्म है, उसको लगाओ और क्वेश्चन को आप सॉल्व, पूरा पेज खाली कर दो। हाँ, तो किशोर आपने इसको इतना शानदार समझा दिया कि ये बेसिक रूट पूरा कंप्लीट हो गया। अब यदि अपन इसको बिल्कुल शॉर्ट में लेके आए, जो आपने इस पे काम किया 15 मिनट, उसका मैं आपको मक्खन खिला दूं, तो हम ये माने कि पुत्र, पहले कलर चेंज कर लें, कि ये माने कि आपकी पृथ्वी है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है और बारिश हो रही है, ठीक है डियर। अब व्यक्ति की स्पीड को आप कहो VMG, बारिश की स्पीड को कहो आप VRG, G फॉर ग्राउंड, मैन ग्राउंड के सापेक्ष और मैन रेन ग्राउंड के सापेक्ष। लेकिन अभी आदमी रुका हुआ है, बारिश भी एकदम ऊपर से आ रही है। अब यदि मैं इसको ये कहूं कि रेन का मैन के सापेक्ष आदमी चलना स्टार्ट हो जाता है, तो हम सब जानते हैं ये क्या बन जाएगा, VR माइनस VM। दोस्तों एक्चुअल में रिलेटिव मोशन कुछ है ही नहीं, वेक्टर का माइनस है, वेक्टर के माइनस को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो पुत्र कि VRM इक्वल टू VR प्लस माइनस VM। ओके डियर, मैं इसको मिटा दूं, और यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म बनाऊं ऐसे, ध्यान दे, ये तेरा बंदा मुंह इधर कर रहा है, ये एक व्यक्ति इधर जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है VM, और बारिश दोस्तों नीचे की तरफ आ रही है, वो कौन है VR। इस VM को तेरे माइनस करना है, यहां कलर चेंज करके इसको इधर कर दूं, ये क्या हो गया VM, तो ये इसका कौन हो गया रिजल्टेंट। तो डियर आपका छाता इधर झुकाना होगा थीटा कोण पे, ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है VM, आधार कितना है VR। लो जी ये बात हो गई आपकी, शायद आप यही कहना चाहते, बिल्कुल। इसलिए हम दोनों मिलके इसको शानदार तरीके से, पहले आपको पूरा समझाया पूरा, बाकी दोस्तों बारिश ऊपर से आ रही है, आदमी तो ध्यान दो, ऐसे बारिश सीधी ऊपर से आ रही है, मैं खड़ा हूं तो बारिश मेरे ऊपर आएगी, जैसे ही बारिश मैं चलना शुरू करूंगा, मुझे बरसात से बचना है, तो मेरे को छाते को ऐसे आगे झुकाना होगा। बोलो 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 बोलो, ठीक है डियर, बात पहले पड़ गई। अब तुम सपोज करो बारिश मेरे पीछे से आ रही है, तो मैं खड़ा हूं तो मेरा छाता ऐसे है, लेकिन जैसे चलना शुरू करूंगा छाता मेरा सीधा हो जाएगा, और बढ़ाऊंगा तो मेरे को सामने लाना पड़ेगा, सिंपल सी प्रक्रिया है। तो ये आपके सामने tan थीटा इक्वल टू VM बाई VR हो गया, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात को शुरू करते हैं, आ जाए भैया क्वेश्चन पे आए।
वो कहता बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से गिर रही है। दोस्तों बारिश गिर रही है, रेन ग्राउंड के सापेक्ष, जब कुछ नहीं कहता है तो ग्राउंड के सापेक्ष। एक लड़की सीधी सड़क पे 3 किलोमीटर पर चाल चल रही है, लड़की मतलब मैन मान लो, मैन ग्राउंड के सापेक्ष कितना चल रहा भाई 3। तो वर्षा का लड़की के सापेक्ष आभासी वेग क्या है? सुनो बच्चों, वर्षा का लड़की के सापेक्ष, बारिश का लड़की के सापेक्ष। तो मैंने फंडा बताया था, काश बारिश का लड़की के सापेक्ष, इसको बोलेंगे वी, बारिश यानी रेन, लड़की के सापेक्ष गर्ल, वी आर जी। दिस इक्वल टू वी आर माइनस वी जी। दोस्तों वी आर क्या है? 4, वी जी क्या है? 3। 4 और 3 का माइनस करना है तो परिणाम क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5। दोस्तों 25 हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। ये बारिश कुछ नहीं है, सापेक्ष है, काश का फंडा, एक के सापेक्ष। दोस्तों आप जानते हो ये क्वेश्चन था, इधर था, इधर था, रिजल्टेंट था, इसकी वैल्यू आप जानते हो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, दो वेक्टर थे जो परपेंडिकुलर थे, मैं इसको खाली करना। एक बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं, सुनो बच्चों, एक वेक्टर r1 है और एक वेक्टर r2 है, बहुत प्यारी बात दिमाग में आ गई। उनको मैं किसी थीटा एंगल पे जोड़ूं तो रिजल्टेंट फॉर्मूला आएगा मेरा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कोस थीटा। लड़के ध्यान देना रे, ये कोई वेक्टर r1 है और ये कोई वेक्टर r2 है और ये कोई वेक्टर माइनस r2 है। इसका मतलब तो r1 r2 का जोड़ है, इसका मतलब r1 r2 का माइनस है। दोस्तों जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। कहने का मतलब है एक वेक्टर r1 है, एक वेक्टर r2 है, थीटा डिग्री पे जोड़ो, सॉरी 90 पे जोड़ो चाहे घटाओ, वैल्यू बराबर आती है। और वो वैल्यू दोस्तों क्यों? cos 90 हमेशा 0 होता है, उसकी वैल्यू आएगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। आज की क्लास का श्रेष्ठतम बोल गया है बातों में। एक सदिश r1 है, एक वेक्टर r2 है, 90 डिग्री पे चाहे दोनों को ऐड करो चाहे दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। हाँ, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों की वैल्यू है न्यूमेरिकल, वो क्या रहेगी? सेम, क्योंकि cos 90 0 होता है, चाहे माइनस में हो जाए प्लस में। बस इसमें ये क्वेश्चन लगातार इन सालों में नीट लगातार आ रहा है क्वेश्चन। आज वास्तव में गुरु ने बहुत शानदार बात दिमाग में दी। थैंक यू किशोर भाई, वापस क्वेश्चन में बेटा। तो ये दोस्तों सीधी सी बात है, बारिश ऊपर से आ रही है, लड़की यूं जा रही है, अब 90 डिग्री पे है तो भाई चाहे प्लस कर चाहे माइनस कर, आंसर एक आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। आगे चलो भैया, आगे आ जा। एक स्थिर आदमी बारिश को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ, आजा चित्र बना। आपके साथ दोस्तों दिक्कत आजकल के बच्चों के साथ यही है, पेन आप चलाते ही नहीं है भैया। ये व्यक्ति खड़ा है, बारिश आपके सामने गिर रही है, क्या दिक्कत है? बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे गिराती है। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना स्टार्ट कर दे, ध्यान दे क्लास है, तो बारिश ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण के साथ गिरती हुई, मैंने तो अभी पढ़ा दिया आपको तेरे भैया, अभी पढ़ा दिया मैंने तेरे, क्या पढ़ाया था? ये कोण है तेरा वी आर है, ये तेरा कोण है वी एम है, ये कोण है रिजल्टेंट है, किसके साथ है? ऊर्ध्वाधर साथ है। ये कितना डिग्री है भैया? 60 डिग्री। तो लड़के 10 60 इक्वल टू क्या है? वी एम अपॉन वी आर। व्हाट इज 10 60? √3। वी एम कौन है? मैन की वेलोसिटी कितनी है भैया? 12। वी आर किसकी है? रेन की निकालना है, तो वी आर इक्वल टू 12/√3। 12 को मैं 4 गुना 3 कर दूं, 4 गुना 3 √3, √3 कट जाएगा, आंसर आ गया दोस्तों 4√3। आंसर आ गया तेरा 4√3। ये क्या दिक्कत है? बता कहां दिक्कत है? पढ़ा दिया मैंने तो, 1 मिनट लगे मेरे पुत्र ने, किशोर ने पूरा समझाया और लास्ट ट्रिक आपको दे दी हमने कि वी आर वी एम एंगल। बोलो हाँ या ना किशोर सर? एकदम शानदार। आगे चलो, अब नदी नाव पे आ जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, नदी नाव वाला प्रश्न जो है। तो एक काम करते हैं, नदी नाव वाला प्रश्न हमने पहले भी किया था, उस दिन हमारे पास थोड़ा समय बहुत कम था, इसलिए हम तो ज्यादा वहां टाइम दे नहीं पाए। आज हम दोस्तों इसको टाइम देते हैं, तो एक काम करते हैं, पेज खाली कर हम नदी नाव के क्वेश्चन को आपको दोबारा कराते हैं और एक एक थीम में कराते हैं। किशोर सर मैं आप सोल्व कर रहा हूँ, एक केस तो ये देता हूं मैं और एक केस, एक ही डायग्राम में आपको वो दोनों केस देता हूं। देखो बच्चों ध्यान सुनो, ये नदी इधर चल रही है, ये कोई नदी है वो इधर मूव कर रही है, माना किस वेग से? u वेग से। हमें किसी व्यक्ति को यहां से यहां पहुंचना है,
तो कॉमन सेंस की बात है, आप सीन देखो, मेरे साथ एक नदी बह रही है, मैं उसमें ऐसे प्रवेश करूं तो पानी मुझे धक्का मार के वहां ले जाएगा, पर मुझे वहीं जाना है तो मुझे किसी एंगल पे प्रवेश करना पड़ेगा। माना वो एंगल थीटा है, मेरी वेलोसिटी क्या है, v है, तो मेरे दो कंपोनेंट हो जाएंगे भाई। मेरा एक कंपोनेंट है v cos थीटा और मेरा एक कंपोनेंट है v sin थीटा। ये v sin थीटा जो है मेरा u के बराबर हो जाएगा। ये v sin थीटा, मैं जो अंदर तैर रहा हूं, मेरे दो कंपोनेंट हैं, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। v cos थीटा मुझे नदी पार करवाएगा, v sin थीटा मेरे को नदी जो मुझे बहा के लेके जाना चाहती है, कहां, यहां की बजाय यहां, उसका विरोध करेगा। तो उसको एक फॉर्मूला आपके सामने हो गया, v sin थीटा इक्वल टू u, तो sin थीटा इक्वल टू u बाई v। ओ बच्चे, u नदी का वेग है और v शांत जल में व्यक्ति का वेग, शांत जल में व्यक्ति का वेग है। और इसको यहां से समय कितना लगेगा, वेग बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा वेग, d अपॉन u cos थीटा। क्योंकि आपको नदी कौन पार करा रहा है, ओ लड़के, नदी v पार नहीं करवा रहा है, नदी कौन पार करा रहा है, cos थीटा। इसको बोलते हैं न्यूनतम डिस्टेंस में नदी पार करना। मेरी बात पूरी होगी, न्यूनतम डिस्टेंस में नदी पार करना। नदी के हमने एक पार्ट को पूरा कर, ठीक है, दूसरे पार्ट को एक बार डायग्राम दोबारा बनाता हूं आपके लिए मैं। येलो डियर, ये आपकी नदी है। अब यदि एक व्यक्ति यहां प्रवेश करे तो भाई साहब वो यहां जाने की बजाय वो तो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। माना ये बिंदु आपका O है तो O से P बिंदु पहुंच जाएगा, ये अक्ष पूरी उसके सारे चल जाएगा। अब तू जानता है नदी का वेग क्या लिया हमने, u, व्यक्ति का वेग क्या हमने, v। कॉमन सेंस की बात है, डिस्टेंस क्या है भैया, d। देखो दोस्तों, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम टाइम है, क्योंकि नदी भी आपको धक्का देती है, नदी भी आपके धक्का देती है। तो वेग बराबर दूरी बट्टा समय, समय दूरी बट्टा वेग, दूरी बट्टा वेग का मतलब d बाई v। और कई बार पूछता कितना चला नदी के साथ, OP कितना चला, तो दोस्तों हम जानते हैं वेग बराबर दूरी बट्टा से दूरी बराबर वेग, वेग कौन, u गुना t, t क्या है, d अपॉन v। चलो नदी में मैं नहीं मानता किशोर, क्यों भाई, नीट में इतना, बस देखो ये मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम टाइम। ओके डियर, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके डियर, आ जाओ, अब क्वेश्चन निकाल भाई, भगवान क्वेश्चन निकाल बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन है, नदी नाव के क्वेश्चन ढंग से आगे आएंगे, सिंपल है। तो कहते हैं एक मोटर बोट नदी के प्रवाह की दिशा, देखो नदी इधर जा रही है, ध्यान देखना, नदी इधर जा रही है, बोट भी इधर जा रही है, कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो नदी और बोट, तो नदी आपकी बोट का साथ दे रही है, तो वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर वेग, वेग का मतलब v प्लस v बोट, यस, v रिवर प्लस v बोट मल्टीप्लाई 6। बोलो हाँ 6, बिल्कुल ठीक। क्यों, वेग बराबर वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब वो वापस आए तो डिस्टेंस तो वो ही रहेगी, लेकिन दोस्तों इस बार रिवर आपका विरोध कर रही है, तो vb माइनस vr, यस vb माइनस vr मल्टीप्लाई टाइम। भाई आप देखो ना, नदी के साथ तैरते हो तो नदी का धक्का आपको दे रहा, उल्टा तैरते हो तो एक बात सुनना, नदी की स्पीड से आपकी स्पीड ज्यादा है, नदी की स्पीड ज्यादा आपसे हुई तो आपको तैर के ले जाएगी। अब भैया सिंपल सी बात है, वी आर भी अननोन है, वी भी पेज खाली कर दे बेटा, अननोन है, तो इसको थोड़ा दिक्कत आएगी अपने को सॉल्व करने में, तो इसको दिक्कत नहीं, ऐसे करने पर d/6 इक्वल टू vb प्लस vr, और ये क्या है d/10 इक्वल टू vb माइनस vr। ऐसा करो, इनको माइनस कर दो, यस, जोड़ दो, जोड़ दो, सिंपल जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। और इसका दोस्तों देखो आप 60 एलसीएम ले लो तो ये कितने बार जाएगा, 6 बार, ये 10 बार, तो क्या हो गया 16d, और ये तेरे सामने क्या आ गया 2vb आ गया। इसको इससे कैंसिल आउट कर दे 8, तो तेरे सामने d अपॉन vb, तो टाइम चाहिए ना, यस, वापस आना क्वेश्चन में आना, तो कितना चाहिए, तो शांत पानी उसी दूरी को समय आ जाओ वापस, तो टाइम चाहिए, वेग बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा वेग, तो d/vb, तो d/vb तो लेगा तो 60 को ऊपर ले जा, क्यों भाई 8 को नीचे लिया, तो तेरे सामने ये 15 बट्टे कितना आ गया 2, तो आंसर क्या आ गया 7। सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस है, कोई फिजिक्स नहीं इसके अंदर भाई। थैंक यू, आगे चल, ये है, आगे देख, पानी के सापेक्ष एक आदमी को तैरने की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तब पानी के बहाव की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। यदि आदमी को सामने वाले तट पे ठीक सामने बिंदु पहुंचना है तो आदमी को नदी के प्रवाह से किस कोण पे तैरना चाहिए, 1 मिनट। ये मेरा लाडला क्वेश्चन है भाई। देखो डियर, एक बार ध्यान सुनना रहे, वो साफ कहता है आदमी को नदी के प्रवाह से, नदी का प्रवाह इधर है और दोस्तों सामने पहुंचना है, तो व्यक्ति को ऐसे कहीं है कोण ये लेना होगा, ये नहीं, बिल्कुल आदमी साफ कहता है, डायरेक्टली साफ कहता है एंगल टू द रिवर फ्लो शुड
देखो आदमी नदी जिधर बह रही है उससे कितना कोण बनाएगा वो एंगल, तो आपको ये एंगल लेना है, तो ये 90 हो गए, बी एंगल बच जाएगा आपका, सीधी सी बात है। अब खुद क्यों सुनो, पानी के सापेक्ष एक आदमी के तैरने की चाल क्या है, 5 किलोमीटर, तो कौन सा हो भैया 5 किलोमीटर, 5, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया डियर, ठीक है बस। अब वो अगला कहता है पानी के बहाव की चाल कितनी है, 3 है, तो ये दोस्तों ये क्या है, ये आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई, कहने की बात ही नहीं है। अब आप जरा आगे बढ़ो, बस अब आपको किस एंगल पे निकालना है, तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक काम करिए, पूरा एंगल है, मैं थीटा निकाल लूं फिर 90 जोड़ दूंगा, ऐसी बात है यार, थीटा निकाल के 90 जोड़ दूंगा, तो भूल गया क्या, तो ये कितना हुआ, ये तेरा हुआ 5 साइन को साइन, यस यस सॉरी वो फिर बच्चे कहें सर बोल तो सही रहे, गलत रहे हो, 5 साइन थीटा इक्वल टू 3, आजा 5 साइन थीटा इक्वल टू 3, साइन थीटा इक्वल टू किशोर पुत्र क्या होगा 3/5, लड़के ध्यान मेरी बात पे, ये तेरा थीटा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कितना हो गया 4, बस वेरी गुड हो गया। अब तो क्या चाहिए, एंगल चाहिए, तो साइन थीटा एंगल कितना है 90 प्लस ये है, तो सीधी सी बात है, ये 3 4 5 जब होते हैं तो ये एंगल में से कितना होता है, याद है क्या, 37 डिग्री, इसमें बस याद भी कर सकते हैं, 5 और 3 का 53 होता है, ये शेष है तो कोई दिक्कत नहीं है, या 37। अब 90 में जोड़ भैया 37 कितना हो गया 127, ये बहुत एग्जाम में आ सकता है भैया, 3 4 5 जब हो तो 3 और 5 के बीच का कोण 53 होता है, ये कोण 37 क्यों, कुल कितना होना है 180, वो 90 हो गया, तो उसका एंगल कितना हो गया 127 डिग्री, पूरा समझा दिया, इसलिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर बहुत आगे चले भैया, ये अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन, पहला कंडीशन था न्यूनतम डिस्टेंस, ये न्यूनतम टाइम, चलो डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम। अगला साफ कहता है 5 किलोमीटर पर आवर से पहले 500 मीटर चौड़ी नदी को पार करता है, उसका पानी के सापेक्ष वेग ये है, नदी पार न्यूनतम समय का मतलब बंदा यहां से एंट्री करेगा तो यहां पहुंचे, कॉमन सेंस की बात है। ये वेलोसिटी कितनी है भैया 5, और ये कितनी है भैया 3, सीधी सी बात है, बस ये 3 है, बस मूल बात इसमें ये 3 हो गई बस। तो डियर तू जानता है वेग बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा वेग, दूरी कितनी है 500 मीटर, 500 मीटर को मैं ऐसा कह दूं 1/2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर कह दूं, 0.5 अपॉन कितना अपॉन 3, दोस्तों अपॉन क्या हो गया 3, तो तेरे सामने ये क्या आ गया 5/30, कितना आ गया 1/6, ये आवर है बेटा, इसको मिनट में चेंज कर लो, ये तेरा 60/6, आंसर क्या आ गया 10 मिनट, दोनों कर दिए, न्यूनतम डिस्टेंस भी कर दी, न्यूनतम टाइम भी कर दिया। ओके डियर, आगे चलें 29 में आ जाए। 29 वाला वो सूडो फोर्स का एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ये कहता है m द्रव्यमान का एक ब्लॉक कार के साथ चित्रानुसार स्पर्श है। देखो डियर ध्यान दो, ये गाड़ी इस तरह आगे जाए तो सूडो फोर्स इसको छाती से ऐसे नहीं होता, अब छोटे थे ना बच्चे थे तो छाती पे कागज दौड़ते थे ऐसे, तो कागज छाती के चिपका रहता था, हम तो काम में खूब किया भाई, अब आज के पता कैसे यूं दौड़ते थे, वो याद आ रहा है, पतंग उड़ाते थे ना, बस हाँ पतंग तो लूट के लाते थे, सही तो यहाँ चिपका फिर भागते आराम चिपके रहते थे, बस समझ आ, आप इसकी एफबीडी बनाए, आप इसकी एफबीडी बनाए, पेज खाली करो, पेज उसी क्वेश्चन आ जाओ, वही बनाए, पेज आ जाए ये बना। तो जैसे मान लो ये अल्फा त्वरण से सिस्टम मूव करेगा, तो इस स्मॉल m पे लगा सूडो फोर्स जो कि सेंटर ऑफ मास पे लगता है, वो है आपका m इंटू अल्फा हो गया। जैसे ही इस पे m इंटू अल्फा सूडो फोर्स लगता है तो इनकी सरफेस होगी इफेक्टिव, इफेक्ट होते लग गया इसका नॉर्मल फोर्स n, यस क्लियर। अब देखो इस स्मॉल m में फिसलने की टेंडेंसी कौन क्रिएट करने वाला है, फ्रिक्शन, वो आपका लग गया mg। तो अगर इनकी सरफेस फ्रिक्शन फुल है तो अब इसका अपोज करने के लिए वो बैठा है भाई फ्रिक्शन फोर्स, वो आपका है म्यू इंटू n। अब देखो n कितना, n इक्वल टू m अल्फा, तो आप इसको यहीं समाप्त कर सकते हो, म्यू n का वैल्यू हो गया आपका m अल्फा, बस इसको विराम में रखने के लिए अब ये इसको बैलेंस करेगा, तो आप ये कह सकते हो म्यू m अल्फा इक्वल टू mg, m से m कट गया तो म्यू अल्फा इक्वल टू g। पूछा क्या देना आपसे अल्फा, गिरे नहीं तो सीधी सी बात है अल्फा पूछा ना अगला, तो अल्फा इक्वल टू g बाई म्यू, तो और जितना अधिक होगा उतना सही रहेगा। तो मोशन के लिए आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करो, तो ये लोग ऐसे कन्वर्ट कर दो, तो ये ऐसे कन्वर्ट करोगे तो आपका अल्फा का वैल्यू g अपॉन म्यू के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये आपके सामने म्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू g बाई म्यू,
अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू G G by बाई mu। म्यू। Third इसका इसका दोस्तों आंसर होगा थर्ड। मैं चाहूंगा किशोर सर ये चीज बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। इसको एक बार अपन बच्चों को समझाने के लिए दोबारा से करते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों। बिल्कुल। अगला साफ कहता है m द्रव्यमान का ब्लॉक कार के साथ ये है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक साफ कहता है दोस्तों कि ब्लॉक तथा कार के मध्य स्थिति घर्षण गुणांक म्यू तो कार का त्वरण अल्फा क्या हो ताकि ब्लॉक। देखो ध्यान दो, ये कार इधर जा रही है और ये गिरे नहीं, जब गिरना चाहिए था इसको। तो दोस्तों कार इधर आपकी जा रही है इस अल्फा से, तो इस पे सूडो फोर्स लग गया। कौन भैया? एम अल्फा। एम अल्फा। और एम अल्फा का सूडो जस्ट कौन हो गया? रिएक्शन एन। नीचे की तरफ कौन लगेगा? एम जी। एम जी। ऊपर कौन लगता है? रिएक्शन एफ। वो क्या होता है? म्यू आर। म्यू आर। बस अब तेरे सामने सामने एफ इक्वल टू क्या है? म्यू एन। एन किससे बैलेंस है? एम अल्फा से। एफ किससे बैलेंस है? एम जी से। एम एम कैसे लाऊं? तो वही कहानी म्यू अल्फा इक्वल टू जी। तो पहले वाली थी वही बात वापस आ गई। तो रिपीट किया आप, तेरे लिए बस समझ आएगी। बहुत प्रश्न है। आगे चलो भैया, अगले क्वेश्चन में आ जा। आओ इसको बताएं। ये बच्चा क्वेश्चन हो गया। तो क्या कहता है भाई? ए फोर्स I plus 4J acts on a block system। इस पे बल लग रहा है दोस्तों I plus 4J। The force of friction acting on the block is। वो कहता है घर्षण बल का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन आपको बताओ उस क्वेश्चन। तो देखें इसमें ये एक तरह से जो फ्रिक्शन की जो स्टार्टिंग है ना की, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल है सर। सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके अपने ये तय करें कि इसमें आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम किस प्रकार का कह रहा है। ये सरफेस समतल है और एक केजी ब्लॉक आपने रखा है यहाँ पर, और ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। इन फोर्स को भी तोड़ना आपको उसी प्रकार से है। अब यहाँ देखो फोर्स अप्लाई कर रखा है, इस फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है I plus 4J। ध्यान से इस चीज को। यस, तो वो हो गया 1, ये हो गया आपका, फिर इसको मैं तोड़ दूं यहीं तो ये हो गया आपका 1 IK, और ये हो गया 4JK। तो ऊपर हो गया आपका 4JK। यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसका मास खुद कितना 1 kg। तो नीचे फोर्स आपका है, देखो भाई 1G कर दूं, G को अपन 10 मान ले तो आपका हो गया 10 न्यूटन। कोई इश्यू नहीं है। ऊपर फोर्स कितना पहले से है? 4 न्यूटन ऑलरेडी है। देखो अपन इसको ले लें, इसकी नेट रिएक्शन N। आपको निकालना फ्रिक्शन फोर्स। अब ज्यादा लफड़ा इसमें है नहीं। सबसे पहले अब अगर आपको पूछा तो क्वेश्चन पढ़ना वापस एक बार। ब्लॉक पर इतना बल लगाते हैं तो घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछता है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा वस्तु गति कर रही है अथवा नहीं कर रही है। तब यानी गति का प्रकार डिसाइड करने से पहले आप फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक व्यू से सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसका FL कितना है, और FL का वैल्यू होता है आपका म्यू इंटू एन। म्यू हमारे पास देखो कितना 0.33। अब देखो ऊपर फोर्स ये n और 4 प्लस n बराबर कितना 10, तो n कितना हुआ 6। ठीक है, तो इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आपका 1.8। यानी इस वस्तु को गति आरंभ करवाने के लिए कम से कम जो आप यहाँ फोर्स अप्लाई करोगे वो 1.8 होगा। पर आरोपित कितना कर रखा है? 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन कर रखा है, इसका मतलब गति स्टार्ट नहीं होगी। तो आरोपित हॉरिजॉन्टल फोर्स से क्या फ्रिक्शन फोर्स है, तो अप्लाई कितना किया अपन ने? 1 न्यूटन इस तरफ। इसका अपोज करने बैठा कौन है? इस तरफ। ये फ्रिक्शन फोर्स तो -1 IK, ये इसका फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। यानी एक तरह से आप कहें तो फ्रिक्शन का स्टार्टिंग का शानदार एग्जांपल हो गया है। इससे सारी बातें आपको मिल जाती है। मैं यूं कह सकता हूं, इसीलिए मैं आपको, क्योंकि हमने जहां पढ़ा था क्लास स्टार्ट होके वापस वहीं आ गए। बिल्कुल वहीं। देखो दोस्तों ये एक फोर्स लगा I plus 4J। ठीक है, तो अब जानते हैं 2D पढ़ा चुके, इसका एक कंपाउंड इधर है एक इधर है। तो ये जो कितना बचा 6, तो FL कितना 1.8, इधर कितना है 1 बचा। हमें चाहिए 1.8। मोमेंट हो नहीं रहा भाई, मोमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स है वो इसका। बिल्कुल। सुनो कैसे 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 ये लो, जब तक गति नहीं करती है एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जितना F होता है ये उल्टा ले, डायरेक्शन उल्टी। यस, खास बात डायरेक्शन उल्टी। यहाँ तो प्लस I नहीं है, यहाँ उत्तर एक प्लस I होता एक माइनस I होता, उत्तर क्या होगा इसका? मतलब -1I। ये लो जी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी। 1 kg के ब्लॉक को ऊपर के प्रश्न किया जाता है तो ब्लॉक का मंदन ज्ञात। सुनो बच्चों सुनो, मैंने कहा था इस प्रकार की प्रॉब्लम में ये होता है AG sin थीटा प्लस म्यू G cos थीटा। नीचे गिरता तब तो माइनस आ जाता है, ऊपर जाता है तब दोस्तों ये
प्लस आ जाता है। तो दोस्तों a इक्वल टू जी को आप बाहर निकाल लें, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई 1/√2, सीधी सी फंडा भैया। a इक्वल टू जी 1/√2 प्लस 0.5, जी को मैंने बाहर निकाल रखा है दोस्तों, जी आपका 10 है, √2 आपका कॉमन ले लो, तो ये 1 + 0.5 हो गया, ये 10 गुणा 1.5 अपॉन √2 है। तो दोस्तों ये 15/√2 इसका आंसर है, 15/√2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। ये याद रखना पड़ेगा। a इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस माइनस म्यू जी कोस थीटा होता है। जब नीचे गति करती है तो फिर माइनस आता है, ऊपर जाती है तब ये प्लस हो जाता है। इसके ऊपर ज्यादा दिमाग आप नहीं लगाएं। ओके डियर। हाँ तो डियर आज के इस फ्रिक्शन का आखिरी क्वेश्चन और चाहे तो एग्जाम क्वेश्चन है। देखो डियर सुनो, नीचे की ओर फोर्स क्या लगता है mg, पर अगर आपसे क्या पूछा वेट पूछा है तो अपन w बोल दे इसको। इसके इक्वल कौन होगा f, यस f क्या होता है म्यू r r कितना है 10 एक ही बात है। तो f किस म्यू r किसके इक्वल है w के, और म्यू कितना है 0.2, म्यू आपको दे दिया कि नहीं, मैं मिटा दूंगा। म्यू कितना डियर 0.2, म्यू कितना है 0.2, r कितना है 10, दिस इज w, तो w क्या आ गया 2 न्यूटन। आंसर क्या आ गया भाई 2 न्यूटन। तो ये आज की क्लास थी डियर। देखा जाए तो फ्रिक्शन को बहुत बार तो हमारे साथी पढ़ाते ही नहीं, छोड़ देते हैं। हमने फ्रिक्शन के टॉपिक को सेपरेट आपने दिया। तो ओके डियर, आज ये 9 नवंबर का वीडियो आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम आपसे मिलने आते हैं दोस्तों वापस 18 नवंबर को, 18 नवंबर को दोस्तों अपना अगला वीडियो आएगा वर्क पावर एनर्जी का। वर्क पावर फर्स्ट में 18 नवंबर को मिलेंगे। तब तक आप दीपावली एंजॉय करके आ जाएंगे। दीपावली की आपको शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ 26 अक्टूबर से लेके और कल 10 नवंबर तक हम जो हमारे वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, सबको छुट्टियों में आप देख ले। और 19 नवंबर सरकार ने चाहा तो ऑफलाइन क्लासेज की परमिशन मिल रही है, आप सीकर आए, क्लासेज लें, हमारे हॉस्टल्स में रहें। एक आवासीय हॉस्टल की बहुत सुंदर सी व्यवस्था आपकी सेल्स देती है सीकर में। तो पूरे देश में आप जहां भी कहीं रह रहे हैं, मैं तो कहता हूं आप 8-9 महीने की बात है, सीकर आए। एक अच्छी टीम, एक मेहनती टीम, एक बहुत ही अनुशासित टीम और बच्चों के जीने वाली टीम यहाँ काम करती है। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।